चलिए भाई, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र। इसके साथ में जो हम पढ़ेंगे जैसे विटामिन के साथ में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट और जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं इन सबको हम देखेंगे। इसके अलावा हम प्रोटीन के अलावा अमीनो एसिड पर बात करेंगे। तो एक एक करके शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो एक नॉर्मल सी डेफिनेशन पूछते हैं, प्रोटीन क्या है? क्या है प्रोटीन? ठीक है, तो प्रोटीन क्या होती है? अमीनो अम्ल के बहुलक। ठीक है, समूह की जगह हम क्या शब्द इस्तेमाल करेंगे? पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड। तो जो अमीनो अम्ल होते हैं उनसे मिलकर प्रोटीन बनती है। तो अगर हम देखें तो एक प्रोटीन, किसकी बात कर रहे हैं कि प्रोटीन का एक जो मॉलिक्यूल है वो किससे बनता है? तो प्रोटीन है क्या? पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड, यानी कि अमीनो अम्ल के बहुलक। तो जो अमीनो एसिड होते हैं उनके पॉलीमर या अमीनो अम्ल चेन की तरह जुड़ते चले जाते हैं और लगभग आप कह सकते हैं कि 20 अमीनो एसिड, कितने? 20 अमीनो एसिड के मिलने से एक प्रोटीन या प्रोटीन के मॉलिक्यूल का निर्माण होता है। ठीक है, अब प्रश्न आता है कि प्रोटीन में कौन सा बॉन्ड पाया जाता है। तो क्वेश्चन पूछा गया है सीधा सीधा कि प्रोटीन जो होती हैं, पहले तो प्रोटीन है क्या? तो प्रोटीन क्या है? अमीनो अम्ल के बहुलक। क्या है? अमीनो अम्ल के बहुलक हैं या पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई होगी सभी के। अब बात आती है कि भाई तो कितने अमीनो अम्ल? तो लगभग 20 अमीनो अम्ल के मिलने से एक प्रोटीन का मॉलिक्यूल जो है वो बनता है। फिर एक प्रश्न आया है यहाँ पर कि प्रोटीन जो होती है इसमें कौन से बॉन्ड या बंध होते हैं? तो प्रोटीन में बेटा पेप्टाइड बॉन्ड होते हैं। सीधा क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रोटीन में कौन से? तो प्रोटीन में जो होते हैं वो पेप्टाइड बॉन्ड होते हैं। ये भी क्वेश्चन आ चुका है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि प्रोटीन में कौन से? तो प्रोटीन में पेप्टाइड बॉन्ड होते हैं। ठीक है, अब ये जो अमीनो एसिड हैं ये कैसे जुड़ते हैं? तो बेटा एक अमीनो एसिड के सिरे पर NH2 होता है और एक पर COOH होता है। तो ये NH2 COOH, जैसे मान लीजिए इसका NH2 किससे जुड़ जाएगा? COOH से, और इसका COOH किससे जुड़ जाएगा? NH2 से। तो इस तरीके से जुड़ते चले जाते हैं और एक चेन बना लेते हैं और उसी को प्रोटीन के रूप में जाना जाता है। जैसे आप ये कह सकते हैं कि एक अमीनो एसिड है, उसका NH2 ग्रुप है, अगले अमीनो एसिड के COOH ग्रुप से जुड़ा, फिर उसका जो NH2 ग्रुप होगा फिर वो COOH से जुड़ेगा। तो इस तरीके से जुड़ने से 20 अमीनो अम्ल के जुड़ने से प्रोटीन का निर्माण हो जाता है। अब प्रोटीन का महत्व क्या है? अगर हम इम्पोर्टेंस की बात करें तो हमारी बॉडी में प्रोटीन का क्या महत्व है? ठीक है, तो सबसे इम्पोर्टेंट अगर हम बात करें तो प्रोटीन क्या है आपको बताना है। ये बॉडी बिल्डिंग मटेरियल है। कैसा है? बॉडी बिल्डिंग मटेरियल है ये। तो अगर किसी को बॉडी को बिल्डअप करना है तो वो प्रोटीन के बिना नहीं हो सकती। इसको आप ऐसे याद रख लीजिए, बहुत रटने की ज़रूरत नहीं है कि अगर हम जिम जाते हैं तो सबसे पहले क्या कहा जाता है कि आप अपनी प्रोटीन की डाइट या प्रोटीन रिच डाइट लीजिए। ठीक है, अपनी डाइट में प्रोटीन ज़्यादा लीजिए। और नॉर्मली भी आपको ध्यान रखना है, हम सब खाते कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा है और हम सब तो फिर भी ठीक हैं, लेकिन जिन्हें बहुत ज़्यादा फैटी खाने की आदत होती है वो तो फैटी फैट खाते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट और फैट, जबकि हमारे लिए लाभदायक क्या है? प्रोटीन। ठीक है, तो बॉडी बिल्डिंग मटेरियल होता है कि हमारी बॉडी की, ठीक है, तो मसल स्ट्रेंथ को बनाने में प्रोटीन का इम्पॉर्टेंट योगदान होता है। अब फिर बात आती है कि प्रोटीन के एग्जाम्पल क्या हैं भाई, बताइए। अब जैसे अगर आपको याद हो, हीमोग्लोबिन में कौन सी प्रोटीन थी? तो जो ब्लड का हीमोग्लोबिन था, हीम जो है वो आयरन था और इसमें क्या थी? ये ग्लोबिन प्रोटीन थी। ठीक है, तो ग्लोबिन क्या है यहाँ पर? ठीक है, तो ग्लोबिन जो है वो प्रोटीन है और हीम क्या है?
आयरन है। ठीक है, जैसे हम मिल्क की बात करें, दूध, तो दूध जो है, अब यहाँ से हम 3-4 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो अच्छे से सुनिएगा, बिल्कुल शांति के साथ में, एकदम कोई भी कंफ्यूजन हो पूछ लीजिएगा। सबसे पहले बात करें तो मिल्क इज ए कंप्लीट फूड, हमें चूँकि विटामिन भी पढ़ना है, तो क्या है, दूध एक संपूर्ण आहार है, मतलब मैक्सिमम न्यूट्रिएंट्स जो होंगे वो दूध में होते हैं, तो दूध में प्रोटीन होती है। लेकिन याद रखना कि दूध में पूछा जाता है कि दूध में कौन सा विटामिन एब्सेंट होता है, कौन सा, ठीक है, तो मिल्क में बेटा विटामिन सी जो है वो एब्सेंट होता है। ठीक है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है, तो आपको ध्यान रखना है कि विटामिन सी जो एस्कॉर्बिक एसिड होता है, क्या होता है विटामिन सी, एस्कॉर्बिक एसिड, इसका क्या है, केमिकल नेम है या रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है। अब देखो गलती कहाँ से होती, क्वेश्चन दूध है, बोले दूध से ही तो दही बनता है, दही खट्टा होता है और खट्टा विटामिन सी में होता ही है। ऐसे लॉजिक लगा के विटामिन सी का ऑप्शन हटा देते हैं लोग, और जो उन्हें नहीं पता होता है वो ऑप्शन वो क्रिएट कर देते हैं। तो आपको ऐसी गलती नहीं करनी है, विटामिन सी दूध में नहीं पाया जाता है, इस चीज़ को आपको बिल्कुल क्लियर कट याद रखना है। ठीक है, अब हम चूंकि प्रोटीन की बात कर रहे थे तो फिर से वापस आए, तो दूध में कौन सी प्रोटीन है, तो दूध में बेटा कैसीन प्रोटीन होती है। कौन सी प्रोटीन होती है, कैसीन। ये डायरेक्टली कई बार क्वेश्चन आया है कि दूध में, मिल्क में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, तो मिल्क जो होता है, दूध जो होता है, इसमें कैसीन प्रोटीन पाई जाती है। ठीक है, ध्यान रखना है। अब यहाँ से मिल्क से 1-2 क्वेश्चन और हम आपको बता चुके हैं। दूध की शुद्धता, प्योरिटी ऑफ मिल्क कैसे चेक करते हैं, याद आ रहा है, तो मीटर्स हमने पढ़ लिए, आपको पता होगा, तो लैक्टोमीटर, तो जो लैक्टोमीटर है वो क्या कर रहा है, ये लैक्टोमीटर से हम दूध की प्योरिटी या शुद्धता को चेक करते हैं। तो ये हो गई बात। इसके अलावा दूध का कलर होता कैसा है बेटा, नॉर्मली आप क्या देखते हैं, जैसे गाय का दूध हल्का पीला होता है, लाइट येलो होता है, जबकि भैंस का दूध सफ़ेद होता है। तो हम बात कर रहे हैं वाइट कलर ऑफ मिल्क, दूध का सफ़ेद रंग किसके कारण होता है, गलत गलत गलत। चलिए कोई भी बताइए, दूध का जो सफ़ेद रंग है वो किसके कारण है, चलो अच्छा ये बता दो, गाय के दूध का पीला रंग, ठीक है, तो जो गाय के दूध का पीला रंग होता है वो बिल्कुल सही है आपका आंसर, बीटा कैरोटीन। तो बीटा कैरोटीन तो है काऊ मिल्क, ठीक है, येलो कलर ऑफ काऊ मिल्क, तो गाय के दूध का पीला रंग बीटा कैरोटीन से, तो ये तो ठीक है भाई। किसकी बात कर रहे हैं, बीटा कैरोटीन की। तो बीटा कैरोटीन जो है इसके कारण कैसा हो रहा है, लाइट येलो, हल्का पीला होता है गाय का दूध। ठीक है, ये बात तो ठीक है, लेकिन मैं कह रहा हूँ सफ़ेद किसके कारण होता, कैसीन प्रोटीन, गलत है आंसर। अच्छा, दूध में शक्कर कौन सी होती है, ठीक है, तो लैक्टोज के कारण होता है इसका। ठीक है, तो लैक्टोज के कारण कैसा होता है दूध का कलर, हाँ, लेकिन पूछे किसके कारण, अब बोले किस प्रोटीन के कारण, तो फिर तो कैसीन ही हो जाएगी, लेकिन पूछे किसके कारण एक्चुअली वाइट कलर, तो लैक्टोज के कारण। ठीक है, इतने क्वेश्चन क्लियर हैं आपको, तो आपको ये ध्यान रखना है। और ये जो विटामिन सी है ना बेटा, अगर हम गर्म करते हैं तो ये डिस्ट्रॉय हो जाता है। बहुत ज़्यादा सब्जियों को उबालना, मतलब बहुत नहीं, एकदम चल रही है सब्जी, तो सब्जी तो रहेगी लेकिन विटामिन सी बेचारा ख़त्म हो जाएगा। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, कौन सा विटामिन है जो यूरिन से पास आउट हो जाता है, ठीक है, तो उसे ऐसे याद रख लो, बच्चों को बोलते हैं ना सुसु कर लो, ठीक है, तो शुशु से कौन सा, सी, ठीक है, याद हो जाए बस, बात क्या फ़र्क पड़ता है कैसे याद होता है, तो सुसु से सी, तो सी जो विटामिन है वो कहाँ से, तो यूरिन से पास आउट हो जाता है। एकमात्र विटामिन है बेटा जो यूरिन से पास आउट होता है, तो यूरिन से पास आउट कौन सा होता है, विटामिन सी। ठीक है, दूध में विटामिन सी नहीं पाया जाता है। दूध से दही का बनना लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया के कारण है,
दूध एक अलग कॉम्पोजिशन है और दही एक अलग कॉम्पोजिशन है। और आप जानते हैं, हमने आपको बताया था केमिकल चेंज, रासायनिक परिवर्तन, तो क्या था, दूध से दही का बनना, ये केमिकल चेंज है और इरिवर्सिबल चेंज है। दही से आप फिर दूध नहीं बना सकते, चाहे कुछ भी लड़ लो आप उससे। ठीक है, समझ में आ रही है ना बात? तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। तो प्रोटीन जो है वो बॉडी बिल्डिंग मटेरियल है। अब एक और प्रश्न जो यहाँ से आता है प्रोटीन से, वो होता है प्रोटीन की कमी से रोग। ठीक है, तो कौन सा रोग हो जाता है प्रोटीन की कमी से? तो प्रोटीन की कमी से बेटा दो महत्वपूर्ण रोग हैं, एक मरास्मस, एक क्वासियोरकर। क्या क्या? तो थोड़ा ध्यान रखिएगा, एक है मरास्मस, ठीक है, और एक है क्वासियोरकर। कौन से? क्वासियोरकर। तो बेटा आपको ध्यान रखना है, मरास्मस, देखो आप इसको अच्छे से समझो, मरास्मस मतलब हम पढ़ाने के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलते हैं मरा मराया सा, एकदम दुबला पतला, अभी मर जाए वाला, मतलब गिर जाए चक्कर खा जाए। तो जो मरा मराया सा है वो मरास्मस है, और जो क्वासियोरकर है वो थोड़ा सा ठीक ठाक है। तो बेसिकली क्वासियोरकर किसकी कमी से? तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रोटीन की कमी से या क्वासियोरकर किसकी कमी से? तो डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन क्या कॉज करेगा? क्वासियोरकर डिसीज। जबकि जो मरास्मस है बेटा, इसमें प्रोटीन प्लस एनर्जी, यानी कि क्या, प्रोटीन और ऊर्जा दोनों की कमी होती है। मतलब इसमें प्रोटीन की भी कमी है और कार्बोहाइड्रेट की भी कमी है। जबकि क्वासियोरकर वाले में किसकी कमी है? सिर्फ प्रोटीन की। तो समझ में आ रही है? अब जैसे कि अगर आपसे कहीं पूछा जाए किसका पेट और गाल एकदम पिचके होंगे ना, मरा मरा ऐसे के। अरे बच्चे नहीं देखे आपने, कुपोषित बच्चे, माल न्यूट्रिशन देखा है ना, एकदम बिल्कुल पेट घुसा होता है आंतों में, चेहरा एकदम पिचका होता है, ठीक है ना। तो स्टाइल में जब बोला जाता है ना, हाथ अगरबत्ती पाँव मोमबत्ती, तो ये क्वासियोरकर नहीं है। कौन नहीं है? मरास्मस वाले। और अगर हम क्वासियोरकर की बात करें तो क्वासियोरकर वाले में ना थोड़ा फैट होगा, जैसे टमी पे हल्का, हाथ पैर पतले होंगे उसके भी, लेकिन पेट निकला होगा उसका, तो पेट पर फैट होगा, यहाँ गालों में भी थोड़ा सा फैट होगा। समझ में आई? सिंपल क्वेश्चन आते हैं, मरास्मस और क्वासियोरकर किसकी कमी से हैं? तो प्रोटीन की कमी से हैं। प्रोटीन और एनर्जी या प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट दोनों की कमी है तो मरास्मस है, और केवल प्रोटीन की कमी है तो क्वासियोरकर है। और इन दोनों डिसीज को बेटा हम बोलते हैं PEM। ये आपके मेंस में पूछा जा चुका है। इसे कहा जाता है प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। क्या कहा जाता है? प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। तो जो PEM है वो क्या है? PEM यानी कि प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। ठीक है, तो आपको बताना है, एक तो जैसे फुल फॉर्म आपको उसमें लिखना था, फिर आपको बताना था क्वासियोरकर और मरास्मस PEM के ही एग्जाम्पल हैं। किसके एग्जाम्पल हैं ये? प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, हिंदी में कहते हैं प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण। क्या कहते हैं हम इसे? प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण। ठीक है, तो जो प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण है वो कौन कौन सी डिसीज है इसके अंतर्गत? एक मरास्मस, एक क्वासियोरकर डिसीज है। मरास्मस में प्रोटीन और एनर्जी दोनों की कमी है, जबकि क्वासियोरकर में सिर्फ प्रोटीन की कमी होती है। और प्रोटीन हमारा बॉडी बिल्डिंग मटेरियल है। और आप लोग अगर याद कर पा रहे हो तो मैंने कहा था, जैसे जब हम प्रोटीन रिच डाइट लेते हैं तो प्रोटीन के पाचन से क्या बनता है? अमोनिया बनता है, और अमोनिया जो है वो पॉइजनस होता है। तो तुरंत ही अमोनिया को कौन? लिवर जो है वो यूरिया में कन्वर्ट कर देता है। इसीलिए पूछा जाता है कि यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? तो लिवर में। जबकि यूरिया उत्सर्जित या सीक्रेट कहाँ से होता है? किडनी से, वॉशरूम के साथ में। ठीक है, तो दो अलग अलग बातें, फॉर्मेशन ऑफ यूरिया लिवर, लेकिन सिक्रेशन ऑफ यूरिया थ्रू द किडनी, तो किडनी के माध्यम से ही बाहर निकलेगा ये।
और समझ में आ रही बात? तो इतने क्वेश्चंस हैं जो प्रोटीन से पूछे गए, और प्रोटीन की खोज किसने की? तो वर्जीलियस ने। कौन थे? तो वर्जीलियस नामक साइंटिस्ट जो थे, इन्होंने प्रोटीन की खोज की थी। इतने क्वेश्चंस हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। क्लियर हो गया? कोई समस्या? बोलिए भाई जल्दी से। लाइव क्लास चले आगे। तो बेटा आपको ध्यान रखना है कि जो गाय का दूध है वो बीटा कैरोटीन के कारण लाइट येलो होता है, जबकि आलू हरा जो होता है, ठीक है, या आलू का हरापन या क्या है, ग्रीन कलर ऑफ पोटैटो इज ड्यू टू सोलेनिन, और सोलेनिन से ही एक्चुअली इसका बॉटेनिकल नेम और बाकी चीज़ें इंट्रोड्यूस हुई हैं। तो आलू का जो बॉटेनिकल नेम या साइंटिफिक नेम है, वैज्ञानिक नाम जो है या वानस्पतिक नाम, वो क्या है? सोलेनम ट्यूबरोसम, और सोलेनम से ही फैमिली सोलेनेसी। और जो ट्यूबरोसम है, तो ट्यूबर मतलब कंद, ठीक है। तो ये भी पूछा जाता है कि आलू क्या है? तो मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। किसका मॉडिफिकेशन है? याद रखना, आलू तने का रूपांतरण है, तो मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम है। और स्टेम में भी स्पेसिफाई क्या है? ये ट्यूबर, यानी कि हिंदी में कहते हैं कंद। तो अगर आपसे पूछा जाए कि आलू क्या है, तो सही आंसर है स्टेम ट्यूबर, ठीक है। यानी तने में ट्यूबर है, ये तने में भी कैसा रूपांतरण है? कंद के रूप में, क्योंकि राइजोम भी होते हैं, तो स्टेम ट्यूबर है। ये देखो आपको ध्यान रखना है, एक आलू, एक अदरक, एक हल्दी, और बना लो सब्जी, ठीक है। इन पे क्वेश्चन खूब आए हैं कि क्या क्या होते हैं, किस तरीके की चीज़ें होती हैं, तो एक एक करके हम बात करेंगे, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। ग्रीन कलर ऑफ पोटैटो इज ड्यू टू सोलेनिन, और इसका बॉटेनिकल नेम सोलेनम ट्यूबरोसम। पुर्तगाली आलू लेके आए थे, और आलू क्या है? तो स्टेम है, और कैसा? मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम या तने का रूपांतरण है, और क्या है? तो ट्यूबर है ये। क्लियर है? कोई डाउट किसी को लाइव में? बोलिए जल्दी से। पपाया का नॉर्मली तो देखिए आप लगाएंगे कैरोटीन, ठीक है, या जेंथोफिल, लेकिन ऑप्शन में पेपिन करके भी आया है उत्तर प्रदेश पीएससी में, आप देख सकते हैं, पेपर में मिल जाएगा आपको। तो उसका आंसर सही था पेपिन, ठीक है ना। तो इसको ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे चलें। प्रोटीन में कोई समस्या? तो एक हमारे भोजन का महत्वपूर्ण क्या है? प्रोटीन है। और प्रोटीन के अलावा और क्या होते हैं? बोलो जल्दी से। ठीक है, तो प्रोटीन के अलावा और जो सब्सटेंस होते हैं, एक होते हैं कार्बोहाइड्रेट। क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट होते हैं। और क्या होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स के अलावा? फैट होते हैं, ठीक है, और आपके प्रोटीन होते हैं, ठीक है। फूड सप्लीमेंट्स की अगर हम बात करें, इसके अलावा विटामिन होते हैं, ठीक है, मिनरल्स होते हैं। यही चीज़ें हम खाते हैं, आप अच्छे से जानते हैं। मिनरल मतलब खनिज, तो खनिज जैसे कैल्शियम, पोटेशियम, सोडियम, ये सब आपके विटामिन, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट और फैट और प्रोटीन, ठीक है। अब जैसे कार्बोहाइड्रेट है क्या? तो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के कंपाउंड होते हैं। सिंपल सा है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के कंपाउंड। तो हम क्या कह सकते हैं? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के यौगिक हैं। इनमें एक निश्चित रेशो होता है बेटा, 1:2:1, ठीक है। मतलब एक अगर कार्बन होगा तो 2 हाइड्रोजन होंगे और 1 ऑक्सीजन होगा। सबसे सिंपलेस्ट एग्जांपल मैं आपको बताऊं तो ग्लूकोज, ठीक है, ठीक है। तो ग्लूकोज क्या है? C6H12O6 होता है ग्लूकोज का फॉर्मूला। अब देखो 1:2, तो कार्बन 6 हैं, तो हाइड्रोजन कितने हैं? 12 हैं, और ऑक्सीजन कितने हैं? 6 हैं। तो फॉर्मूला आपका जस्टिफाई हो गया, C6H12O6। अब कार्बोहाइड्रेट जो हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं, जैसे मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड,
थोड़ा डिफिकल्ट है, एकदम टिपिकल साइंस है ये, यहाँ कोई बोलते ना कोई कुछ नहीं कर सकते आप, जो है सो है। तो क्या क्या है इनके टाइप, मोनो, डाई और पॉली। ठीक है, कभी कभी ट्राइसैकेराइड बोलते हैं लेकिन पॉली ज्यादा अच्छा शब्द है। ठीक है, बहुत सिंपल करके बता रहा हूं थोड़ा सा। तो मोनो मतलब एक ही मॉलिक्यूल होगा, डाई मतलब दो, और पॉली मतलब मोर देन टू। तो मोनो, डाई और पॉली। अब ये जो है ना बेटा, ये ग्लूकोज का एक ही मॉलिक्यूल है ना, तो ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ठीक है, और गैलेक्टोज। ठीक है, तो ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज ये जो होते हैं ये आपके क्या होते हैं, मोनोसैकेराइड होते हैं। अब देखो एक एक चीज से क्वेश्चन आया, पूछते हैं ग्लूकोज किस में, तो ग्लूकोज हमें मिलता है, जो कुछ हम खाते हैं वो सब ग्लूकोज में ही कन्वर्ट होता है। फ्रक्टोज, तो एक और एग्जांपल मोनोसैकेराइड का क्या है, तो कुछ नहीं, रटना नहीं है, थोड़ा अच्छे से समझिए, याद हो जाएंगी चीजें। फ्रक्टोज यानी कि फ्रूट, ठीक है, तो फ्रूट शुगर है। ये पूछा जाता है फलों की शर्करा कौन सी है, तो जो फलों की शर्करा है बेटा वो कौन सी है, फ्रक्टोज होती है। तो फ्रक्टोज जो है वो फ्रूट शुगर है, तो सीधा पूछा जाता है फलों की शक्कर, फ्रूट शुगर। ठीक है, अगर पूछे नेचुरल जो स्वीटेस्ट सब्सटेंस है, प्राकृतिक रूप से मीठा पदार्थ, क्या गलत, फ्रक्टोज ही है यार, इतना क्या। ठीक है, तो फ्रक्टोज नेचुरली, किसकी बात कर रहे हैं, नेचुरली बोलते हैं ना, स्वीटेस्ट सब्सटेंस इन नेचुरल कंडीशन, तो प्राकृतिक रूप से मीठा पदार्थ फ्रक्टोज है। अब फ्रक्टोज किससे मिलेगा, फ्रूट शुगर से। अब फ्रूट मतलब कौन से फ्रूट, शहद ही होता है। हाँ बताओ, आप तो पूछ तो रहे हैं फ्रक्टोज क्या है, तो फ्रूट शुगर है। क्या शहद एक फ्रक्टोज नहीं है भाई, बिल्कुल। कौन बना रहा है इसे, मधुमक्खियां, लेकिन वो बना किससे रही हैं, तो जो भी क्या होते हैं फूल फल जो होते हैं ना, उन्हीं से बना रही ना, ऐसा तो है नहीं कि अपनी तरफ से बना रही। तो ग्लूकोज, फ्रक्टोज और एक क्या बताया था, गैलेक्टोज, ये तीनों कैसे हैं, मोनोसैकेराइड है, मतलब इनमें एक ही कार्बोहाइड्रेट का मॉलिक्यूल्स या अणु पाया जाता है। बात क्लियर है। डाई का मतलब दो, अब दो मतलब क्या, तो सुक्रोज, सुक्रोज क्या है, सुक्रोज सुनिए, सुक्रोज। अब पूछा जाता है सुक्रोज किस में पाई जाती है, तो कुछ नहीं, सुक्रोज शुगर कैन, शुगर से आया सुक्रोज, फ्रूट से आया फ्रक्टोज, कुछ नहीं है, रटना नहीं है बहुत ज़्यादा। तो सुक्रोज यानी शुगर कैन, गन्ने की शक्कर सुक्रोज कहलाती है, फलों की शक्कर फ्रुक्टोज कहलाती है, और आदमी की शक्कर ग्लूकोज कहलाती है। ऐसे ही समझ लो बस, कुछ नहीं। तो ये सुक्रोज हो गया, डाई। और पॉलीसैकेराइड के एग्जाम्पल बहुत आते हैं, तो मोर देन 2 होंगे, 2 से ज़्यादा सैकेराइड के मॉलिक्यूल्स होंगे। तो इसके एग्जाम्पल क्या हैं बेटा, बोलो जल्दी से। सेल्यूलोज, ठीक है, तो एक है सेल्यूलोज, एक है स्टार्च और एक है ग्लाइकोजन। अब हिंदी नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि हिंदी भी यही है। तो सेल्यूलोज, सेल्यूलोज किस में, ठीक है, तो घास, ग्रासेस जो हैं इनमें सेल्यूलोज पाई जाती है। और याद रखना, हम में सेल्यूलोज का पाचन नहीं होता है, मानव में नेचुरली क्या नहीं होता, सेल्यूलोज का पाचन जो है वो नहीं होता है। तो देखिए हम जो बात कर रहे हैं अच्छे से समझिए, मोनोसैकेराइड मतलब एक मॉलिक्यूल होता है कार्बोहाइड्रेट का, डाई मतलब 2 होते हैं, और पॉली मतलब 2 से अधिक होते हैं। ठीक है, तो मोनोसैकेराइड के ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, ये किसके हैं एग्जाम्पल, मोनोसैकेराइड के। डाइसैकेराइड में सुक्रोज है, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब जैसे पूछे माल्टोज क्या है,
डाइसेकेराइड। तो ये जो सुक्रोज कोमा माल्टोज जो है ये कैसे हैं, ये डाइसेकेराइड है, ठीक है। जबकि पॉलीसेकेराइड में सेल्यूलोज। अब पूछा जाता है मनुष्य में किसका पाचन नहीं होता, खा लो घास जितनी खानी है, नहीं होगा पाचन, ठीक है। जबकि ये कैटल्स में होता है, पशुओं में होता है स्टार्च और ग्लाइकोजन। स्टार्च क्या है बेटा, ठीक है। तो प्लांट्स जो होते हैं ना, पौधों का स्टोर फूड है ये। कैसा है, स्टोर्ड फूड या संचित भोजन। तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है पौधों में संचित भोजन, आप पेपर उठाएंगे आपको मिलेंगे ये सब क्वेश्चन। तो स्टोर्ड फूड इन प्लांट्स, पौधों में संचित भोजन स्टार्च, घास में, पेड़ों में, इनमें क्या मिलेगा, सेल्यूलोज। और ग्लाइकोजन जो है वो किस में होता है संचित भोजन, एनिमल। सबसे अच्छा एग्जांपल मैं तो बोलता हूँ ह्यूमन, हालांकि हम भी तो एनिमल ही है ना, नहीं है ना, ठीक है। अब किसी से बोलते तुम पशु हो तो एकदम बड़ा बुरा लगता है उसको, अरे भैया हम सब क्या बोलते हैं, अच्छा जैसे बोल दो मानव एक सामाजिक प्राणी है तो खुश हो जाता है मानव। लेकिन अब देखिए इंग्लिश में क्या, ह्यूमन इज ए सोशल एनिमल, हो तो पशु ही, ठीक है ना। अरे सोशल हो तो क्या हुआ, कुछ तो नहीं होते हैं सोशल, दुष्ट होते हैं। तो एनिमल्स में बेसिकली, ह्यूमन बीइंग में बेटा जो स्टोर फूड है वो ग्लाइकोजन होता है। यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि ग्लाइकोजन का, चली गई, तो हम बात कर रहे थे बेटा पॉलीसेकेराइड की। तो पॉलीसेकेराइड जो हैं बेसिकली इनके एग्जाम्पल, एक तो क्वेश्चन आपसे पूछा गया था प्रीवियस ईयर में कि कौन पॉलीसेकेराइड नहीं है, तो यही 3 ऑप्शन थे, इनमें से कोई एक उठा लेते हैं। तो पॉलीसेकेराइड कौन कौन से हैं, सेल्यूलोज पॉलीसेकेराइड है, स्टार्च पॉलीसेकेराइड है, और पौधों में संचित भोजन है, स्टोर फूड इन प्लांट्स है, और जो ग्लाइकोजन होता है वो भी आपका पॉलीसेकेराइड होता है। अब यहाँ से ये तो समझ में आ गया, जैसे अगर हम एक एग्जाम्पल आपको दें, फोटोसिंथेसिस, हम बहुत सारे टॉपिक कवर कर रहे हैं तो आप लगेगा आपको कि यही हो रहा है, बट हो बहुत कुछ रहा है, तो इसलिए थोड़ा सा अच्छे से समझते चलिएगा। फोटोसिंथेसिस सुनी है आपने, प्रकाश संश्लेषण होती है। तो जो प्रकाश संश्लेषण होती है बेटा, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्या है, आज जिसकी क्लास छूटी उसका प्रकाश संश्लेषण हो जाएगा। तो फोटोसिंथेसिस क्या होती है, क्या है फोटोसिंथेसिस, देखो आप अच्छे से जानते हैं कि फोटोसिंथेसिस मेनली किन में होती है, बस और एल्गी में। अगर आप ढंग से देखोगे ना, सिर्फ 2 ही ऐसे हैं पूरी धरती के जीवों में, एक पौधे और एक शैवाल, एल्गी, मतलब ये पौधे और एक क्या, शैवाल, जिनमें फोटोसिंथेसिस पाई जाती है, ठीक है, और कहीं कुछ नहीं। अब फोटोसिंथेसिस से क्या होता है कि ये क्या करते हैं, कौन सी रिएक्शन है, जल्दी बताओ, बोलो क्या करते हैं, 6CO2 + 6H2O एरो H मतलब सनलाइट। तो सनलाइट और इसके साथ में क्या, क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल की उपस्थिति, और इससे क्या बन जाता है बेटा, बोलो C6H12O6 बन जाता है, बनता है, प्लस 6O2 बनता है, ऑक्सीजन निकलती है, प्लस एनर्जी, ऊर्जा निकलती है। ये आप बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं, अब ऐसे नहीं बोलना, सब 10th पास तो हो कम से कम, ठीक है। तो प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड और पानी जो है रिएक्शन करता है, सनलाइट की उपस्थिति होती है, क्लोरोफिल जो पिगमेंट है इसकी प्रेजेंस में क्या बनता है बेटा, ये तो ग्लूकोज बन जाता है बेसिकली। अब ये ग्लूकोज नहीं है यहाँ, ठीक है, तो ग्लूकोज क्या होगा, स्टोर होके किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये स्टार्च में। कभी बोल मत देना कि ग्लूकोज जो है इनका संचित भोजन है, तो ग्लूकोज किस में कन्वर्ट हो गया, स्टार्च में। तो ये पौधे जो हैं अपनी आवश्यक कंडीशंस के लिए, देखो संचित हम कब करते हैं, स्टोर कब करते हैं चीज़ों को, इमरजेंसी के लिए, जब नीड होगी तब खा लेंगे।
तो यहाँ संचित भोजन आपका स्टार्च है पौधों का। और अगर इस रिएक्शन की हम बात करें तो ये कैसी है? फोटोसिंथेसिस रिएक्शन है किस टाइप की रिएक्शन? देखो दो तरीके की रिएक्शंस होती, एक कैटाबॉलिक, एक एनाबॉलिक। क्या क्या होती हैं? बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं तो थोड़ा समझते चलिएगा, मतलब मैं नहीं लिख सकता नोट्स में सब कुछ। तो एक है एनाबॉलिक, कैसी बॉलिक? एनाबॉलिक। और एक होती है कैटाबॉलिक, और दोनों को मिला दो तो बन जाती है मेटाबॉलिक। सुनिए, मेटाबॉलिक को बोलते हैं उपापचयी। ठीक है, एक अच्छा एग्जाम्पल बताता हूँ जिसकी मेटाबॉलिक रेट खूब ज़्यादा है, वो दिन भर खाए वो नहीं मोटा होने वाला, और ज़्यादा होगा तो उसे दस्त हो जाएंगे। खाएगा और जाएगा, खाएगा और जाएगा। बेसिकली क्या होता है कि मेटाबॉलिक रेट ज़्यादा होने के कारण उसकी जो इंट्रिंसिक फैक्टर ऑफ कैसल है, अब थोड़े नए नए शब्द बता रहा हूँ बट आए हुए प्रश्न है इसलिए, कैसल का आंतरिक कारक, तो इंट्रिंसिक फैक्टर ऑफ कैसल जो है इसमें क्या होता है, एब्जॉर्ब हमारी बॉडी में, जो बोलते हैं ना कोई थोड़ा ही खाता है और एकदम लग जाता है, देखो ये, ठीक है, तो ये जो है ना वो किस पे बेस्ड है? इंट्रिंसिक फैक्टर ऑफ कैसल, कैसल के आंतरिक कारक पर। अगर वो एब्जॉर्प्शन, जैसे आपने जो खाया बॉडी एब्जॉर्ब करेगी तो सही होगा। जैसे मेरा बेटा खाता है तो उसको लगता है, और हमारी बिटिया कुछ भी खा ले उसको कुछ नहीं लगता, खाती नहीं है वो पहली चीज़ तो, ठीक है। तो ऐसे मतलब हम लोगों की कॉलोनी में तो ऐसे ऐसे पेरेंट्स हैं कि वो हाथ में टिफ़िन लेते हैं और उनके बच्चे दौड़ रहे होते हैं हमारे यहाँ के ग्राउंड में, बढ़िया उसमें गार्डन में दौड़ रहे हैं बच्चे, पेरेंट्स पीछे पीछे दौड़ रहे हैं। बहुत खतरनाक हो गया बच्चे पालना आजकल, ठीक है, बच्चे नहीं है ये आताताई बच्चे हो गए हैं अब सब। तो क्या कहना चाह रहा है, मेटाबॉलिक रेट ज़्यादा होगी तो पूछा जाता है इंटरव्यू में, मेरा सर के बोर्ड का क्वेश्चन था कि अगर कोई व्यक्ति मोटा नहीं हो रहा है और सफिशिएंट खा रहा है तो उसकी मेटाबॉलिक रेट ज़्यादा है, उपापचयी दर ज़्यादा है तो एब्जॉर्ब नहीं होगा। अब ये क्या है कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक? तो देखो बेटा, एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक, कैटाबॉलिक को ऐसे याद रखो, लार्ज मॉलिक्यूल है, बड़ा अणु था उसे काट दिया तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? तो कैटाबॉलिक एक तरीके से हम बोलें तो विखंडन है, फिजन जैसा हो गया ना, बड़ा अणु था टूट के छोटे छोटे में बन रहा था। और सनलाइन में क्या हो रहा था, बताओ जल्दी से, सनलाइन में क्या हो रहा था? छोटे छोटे अणु मिलकर बड़ा, बस यही हो रहा है। एनाबॉलिक में क्या होता है, तो जो स्मॉल या ठीक है सिंपल मॉलिक्यूल्स कन्वर्ट इनटू लार्जर मॉलिक्यूल्स, तो सरल अणु किसमें, बड़े अणुओं में कन्वर्ट हो जाते हैं। और यहाँ क्या होता है, तो लार्जर या कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल कन्वर्ट इनटू सिंपल मॉलिक्यूल। तो जो बड़े अणु होते हैं वो कैटा, बड़ा को काटा तो छोटा हो गया, तो कैटाबॉलिक। अब अच्छा हिंदी में और बता दें, ये क्या है, उपचय, ये क्या है, अपचय। तो अपचय में क्या हो रहा है, लार्ज किस में कन्वर्ट हो रहा है, स्मॉल में, और उपचय में क्या था, स्मॉलर मॉलिक्यूल किस में कन्वर्ट होते हैं, लार्ज मॉलिक्यूल में। तो अब आप खुद से देखो कि क्या हो रहा है यहाँ पे, CO2 और H2O कैसे मॉलिक्यूल है, लार्ज की स्मॉल? तो स्मॉल मॉलिक्यूल है और ये बड़ा बन गया, कॉम्प्लेक्स बन गया, तो इसलिए फोटोसिंथेसिस रिएक्शन कैसी हो गई, कैटाबॉलिक एनाबॉलिक। तो ये है आपकी, कई लोग तो बोलते हैं साहब ये फोटोसिंथेसिस रिएक्शन है तो अब क्या करना है आपको एना और कैटा से, तो ये एनाबॉलिक है, यानी कि कैसी है, उपचय है। पक्का? तो क्या हो रहा है उपचय में, छोटे अणु किस में कन्वर्ट हो रहे हैं, बड़े अणु में कन्वर्ट हो रहे हैं, और ग्लूकोज स्टार्च में कन्वर्ट हो जाता है। और स्टार्च जो है वो पौधों का संचित भोजन होता है, तो स्टार्च जो है वो स्टोर्ड फूड इन प्लांट्स है, पौधों में संचित भोजन है स्टार्च। और स्टार्च है क्या, तो पॉलीसैकेराइड है। क्लियर हो गई बात? रिप्लाई करो, थोड़ा अच्छा लगेगा हमें भी कि हाँ सब समझ में आ रहा है। अब इसके बाद आ जाए हम इस पे ग्लाइकोजन वाले भैया पर। तो ये जो ग्लाइकोजन भैया हैं तो ये मानव में संचित भोजन है। अब ये कैसे, हमने कुछ भी खाया तो हमारे शरीर में किस में कन्वर्ट होता है, अभी बताया था ग्लूकोज में, और ग्लूकोज जो है वो किस में स्टोर हो जाता है, ग्लाइकोजन में, ठीक है। बेसिकली ये कहाँ स्टोर होता है,
पूछा जाता है मानव में संचित भोजन, पहला तो क्वेश्चन है स्टोर्ड फूड इन ह्यूमन बीइंग, कौन सा? ग्लाइकोजन। बात समझ में आ रही है? तो स्टोर्ड फूड इन ह्यूमन बीइंग कौन सा है? ग्लाइकोजन है। अब ग्लाइकोजन स्टोर कहाँ हो रहा है? लिवर में। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है भैया यकृत, तो कहाँ? लिवर में ये स्टोर हो जाता है। तीसरी बात कि ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलता कौन है? तो एक हार्मोन काम करता है इंसुलिन। तो बेटा हमारे शरीर में इंसुलिन हार्मोन होता है। जैसे हमने खूब दबा के रसगुल्ले खाए, रात को पार्टी की और अगले दिन शुगर लेवल नहीं बढ़ेगा, कब? जब आपका इंसुलिन पर्याप्त होगा, आपने रसगुल्ले खा लिए, टहल लिए, बढ़िया से यहाँ वहाँ घूम घाम लिए, इंसुलिन ने सारी ग्लूकोज को पचा दिया और जो थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा था उसे स्टोर करके ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन दिक्कत कब होगी? जब आपके शरीर में इंसुलिन का बनना किसी भी कारण से कम हो जाए। तो क्या होगा कि ग्लूकोज ग्लाइकोजन में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा और इस स्थिति में ग्लूकोज का लेवल ब्लड में बढ़ जाएगा और इसी को हम क्या कहते हैं? डायबिटीज़ मेलाइटस कहते हैं। शुगर कह लें आप सामान्य भाषा में, हिंदी में मधुमेह कहते हैं। इतना आप बनाइए पहले। चलिए भाई, तो आई होप आपको तीनों समझ में आ गए होंगे कि सेलुलोज जो है वो घासों में या ग्रास में पाया जाता है, स्टार्च जो है वो प्लांट्स में होता है, प्लांट का स्टोर फूड है, पौधों में संचित भोजन है और फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन से जो ग्लूकोज बनता है बेसिकली यही क्या हो रहा है? बेसिकली स्टार्च के रूप में कन्वर्ट होता है और स्टार्च के रूप में ही, मंड भी बोलते हैं स्टार्च को, इसके रूप में ही ये क्या होगा? तो प्लांट्स में एब्जॉर्ब हो जाएगा। और फोटोसिंथेसिस की जो रिएक्शन है वो कैसी है? तो एनाबॉलिक है, उपचय है, अपचय नहीं है, ये ध्यान रखिएगा अच्छे से। फिर हमने तीसरी चीज़ की बात की, ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन पौधों में संचित भोजन नहीं है। ये सीधा क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, मानव में संचित भोजन क्या है? तो स्टोर्ड फूड इन ह्यूमन बीइंग, तो ये आपका कौन सा होता है? तो मानव में संचित भोजन आपका ग्लाइकोजन है। और ग्लाइकोजन कैसे बन रहा है? तो हमने कुछ भी खाया, ठीक, वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा और ग्लूकोज जो है, ठीक है, क्या होता है? ग्लूकोज इंसुलिन हार्मोन के कारण ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तित हो जाता है और लिवर में स्टोर हो जाता है। तो आपका यकृत जो है इसमें स्टोर हो गया। अब मान लो हम भूख हड़ताल पे हो जाएं, ठीक है, तो गांधी जी बन जाएं, तो फिर क्या होगा? संचित, जो संचित है बस वही खर्च होना है। तो ये जो ग्लाइकोजन है ये टूटेगा और किस में कन्वर्ट कर देगा? ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देगा। तो अच्छी बात पता क्या है कि ग्लूकोज से ग्लाइकोजन भी बन जाता है और जब 2-4 दिन भूखे रहोगे तो ग्लाइकोजन टूट के ग्लूकोज में भी कन्वर्ट हो जाता है। बट यहाँ इंसुलिन की जगह यहाँ कौन सा हार्मोन काम करता है? तो यहाँ काम करता है बेटा ग्लूकागॉन। कौन सा हार्मोन? तो ग्लूकागॉन हार्मोन जो है वो काम करता है और किसको? ग्लाइकोजन को किस में कन्वर्ट कर देता है? ये ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। इस तरीके से हमारा जीवन चलता रहता है। अगर इंसुलिन की मात्रा कम हो गई तो उस स्थिति में समस्या क्रिएट होती है और इंसुलिन जो निकलता है बेटा वो बीटा सेल से निकलता है। तो एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि इंसुलिन किससे निकलता है, उसी में मिक्स हो गया, बीटा सेल, समझ लेना। तो किससे निकल रहा है इंसुलिन? बीटा सेल से निकलता है। फिर पूछते हैं ये बीटा सेल, अच्छा मैं अलग से बना देता हूँ, थोड़ा अच्छा लगेगा आपको। क्या बात की हमने? ग्लूकोज, ठीक है, ग्लूकोज की मात्रा बढ़ी, क्या निकलेगा? इंसुलिन हार्मोन निकलेगा। इंसुलिन हार्मोन ने क्या किया? इसे ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, आप भूख हड़ताल पे रहो तो ये रिवर्सेबल हो जाएगी। तो ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कौन बदल रहा है? तो ग्लूकागॉन हार्मोन जो है ये ग्लाइकोजन को किस में कन्वर्ट कर देगा? ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देगा। और ये अल्फा सेल से निकलता है। किससे? अल्फा सेल। और ये किससे निकल रहा था? इंसुलिन निकलता है बीटा सेल। और ये अल्फा और बीटा सेल ऐसे समझ लीजिए, हमारे शरीर में एक पैंक्रियाज होता है, सुना है बेटा आप लोगों ने? पैंक्रियाज, पैंक्रियाज क्या है? तो पैंक्रियाज होता है अग्नाशय। ठीक, तो इसमें 4 तरीके की सेल होती हैं, इन्हें हम अल्फा, बीटा, गामा और डेल्टा में डिवाइड कर सकते हैं।
तो जो अल्फ़ा सेल है वो क्या निकाल रही है, ग्लूकागॉन निकाल रही है। जो बीटा सेल है वो इंसुलिन निकाल रही है। जो डेल्टा सेल है वो सोमेटोस्टेटिन निकालती है। क्या निकालती है, सोमेटोस्टेटिन। ये नहीं पूछा जाता है नॉर्मली, लेकिन अल्फ़ा बीटा पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अल्फ़ा सेल ये सब किसकी सेल हैं, अग्नाशय की। और अग्नाशय हमारे शरीर की कैसी ग्रंथि है, तो ये मिक्स्ड ग्लैंड है। अब देखो ग्लैंड पे भी आ गए हम यहीं से, तो हम आपको थोड़ा सा धैर्य बना के रखना होगा, क्योंकि टॉपिक एक है लेकिन बहुत सारी चीज़ें हम सीख सकते हैं अगर थोड़ा अच्छे से कनेक्ट करें। ऐसे समझ लो ह्यूमन बॉडी तो एक ही है ना, तो सारा सिस्टम एक दूसरे से कनेक्ट होगा। तो जो हमारी पैंक्रियाज या अग्नाशयी ग्रंथि है वो एक मिश्रित ग्रंथि है, मिक्स्ड ग्लैंड है। और मिश्रित ग्रंथि क्यों है, क्योंकि इसमें एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन, अंतःस्रावी और बहिर्स्रावी दोनों भाग होते हैं। इसके कारण ये कैसी ग्रंथि होती है, मिक्स्ड ग्लैंड या मिश्रित ग्रंथि होती है। और इसमें अल्फ़ा बीटा गामा डेल्टा सेल होती हैं, जिनमें से अल्फ़ा सेल ग्लूकागॉन हार्मोन निकालती है, जबकि बीटा सेल इंसुलिन हार्मोन निकालती है। और जो ग्लूकोज है वो इंसुलिन हार्मोन के कारण ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाता है। और ये कहाँ स्टोर होता है, तो ये स्टोर होता है बेटा लिवर में। ठीक है, समझ में आ रही है बात, आप लोगों को क्लियर हो गई ये बात। तो इस पे हम बहुत सारी बातें बता सकते हैं आपको। अब जैसे क्वेश्चन आता है ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लाइकोजेनेसिस किसका काम है, तो ग्लाइकोजेनेसिस कहाँ होगी, लिवर में होगी। अगर आपसे पूछें ग्लाइकोजिनोलाइसिस, ग्लाइकोजिनोलाइसिस, लाइसिस मतलब होता है टूटना और जेनेसिस मतलब होता है फॉर्मेशन, ये हमेशा यही होगा। तो अगर लाइसिस शब्द आए तो लाइसिस का मतलब क्या, लास्ट में लगाओ, तो ब्रेक डाउन या क्या हो गया, टूटना। तो जिसको तोड़ना हो उसके पीछे क्या लगा दो, लाइसिस लगा दो। और जिसका निर्माण करना हो उसके पीछे क्या लगा दो, जेनेसिस लगा दो। तो जैसे ग्लाइकोजेनेसिस, तो ग्लाइकोजेनेसिस मतलब ग्लाइकोजन का निर्माण। और ग्लाइकोजिनोलाइसिस तो ग्लाइकोजन का टूटना। और यही तो ग्लाइकोजिनोलाइसिस किस में हो रही है, ठीक है, ग्लाइकोजन टूटा और इसने क्या किया, ग्लूकागॉन हार्मोन ने इससे क्या बना दिया, ग्लूकोज बना दिया। लेकिन जो पहले का ग्लूकोज था या ये अलग है या वही है, वही है, ठीक है। ये तो नया ग्लूकोज बना है भाई, पुराना ही है क्या, पुराना ग्लूकोज तो शुरू में था जो इंसुलिन से ग्लाइकोजन में बदल गया। अब ग्लाइकोजन के टूटने से ग्लूकागॉन हार्मोन से नया ग्लूकोज बना। तो एक शब्द इस्तेमाल होता है नियो ग्लूकोजेनेसिस। क्या कुछ पल्ले पड़ रही है कि बहुत ज़्यादा हो गई, छोड़ दें यहीं तक। नियो ग्लूकोजेनेसिस मतलब क्या, देखो कुछ नहीं, ये ग्लाइकोजन टूटा तो टूटने को हम क्या कहते हैं, ग्लाइकोजिनोलाइसिस। क्योंकि क्या हो रहा है, लाइसिस मतलब टूटना, तो ग्लाइकोजन टूटा। अभी इतनी बात समझ में आई, तो क्या कहलाई, ग्लाइकोजिनोलाइसिस। अब टूट के बना क्या, ग्लूकोज, लेकिन ये नया वाला है भैया, और नए को हम बोलते हैं नियो, और ग्लूको को ग्लूकोज, और जेनेसिस मतलब निर्माण। तो नियो ग्लूकोजेनेसिस यानी नए ग्लूकोज का बनना क्या कहलाता है आपका, नियो ग्लूकोजेनेसिस कहलाता है। तो समझ में आ रही है ग्लाइकोजेनेसिस, ठीक है। अगर हम देखें ग्लाइकोजेनेसिस कहाँ होगी ये क्रिया, ये भी लीवर में होगी, क्योंकि ग्लाइकोजन का निर्माण हो रहा है। तो ग्लाइकोजन और जेनेसिस मतलब क्या, फॉर्मेशन या निर्माण। ज़्यादा हो गया होगा, नहीं हो रहा है ना, आ रहा है, आ गया। तो जब टफ पेपर बनेगा ना तब आपको ये काम आएगा। नॉर्मली तो ये वैसे नहीं पूछते हैं, लेकिन पूछने को क्या है, आजकल तो कुछ भी पूछ लेते हैं। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ग्लाइकोजिनोलाइसिस, नियो ग्लूकोजेनेसिस और ग्लाइकोजेनेसिस क्या होते हैं, और ये सब कहाँ हो रहे हैं, लिवर में हो रहे हैं। सरल क्वेश्चन याद रखो, ग्लूकोज को इंसुलिन हार्मोन ग्लाइकोजन में बदल देता है, और ग्लाइकोजन एक क्या है, क्या था ये, पॉलीसैकेराइड है, ठीक है, पॉलीसैकेराइड है ये।
और कहाँ स्टोर है, तो लिवर में स्टोर है। ठीक है, तो क्वेश्चन एक्चुअली क्या आते हैं, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कौन बदलता है, या ब्लड ग्लूकोज लेवल अगर बॉडी में ज़्यादा हो गया, रक्त शर्करा स्तर ये ज़्यादा हुआ तो कौन सा हार्मोन निकलेगा, इंसुलिन, और ये किस में कन्वर्ट कर देगा, ग्लाइकोजन में, बस सिंपल। और ये ग्लाइकोजन कहाँ स्टोर हो जाएगा, लिवर में, तो ये हमारा क्या है, स्टोर फूड है, यानी कि मानव का संचित भोजन है। और संचित मुद्रा कब काम आती है, जब हमारे शरीर में चीज़ें नहीं होती हैं। लाइव क्लास ज़रा रिप्लाई कर दो भैया, बहुत ज़्यादा तो नहीं हो रहा है, पक्का आ रहा है ना समझ में, सब लोग अच्छे से सोच समझ लो। देखो ये मैं आपको स्टार बना देता हूँ क्या क्या पूछा गया है। एक बीटा सेल इंसुलिन निकालता है, अल्फा सेल ग्लूकागॉन निकालता है, ये दोनों क्वेश्चन पूछे गए हैं। मानव में संचित भोजन क्या है, ग्लाइकोजन है, कहाँ संचित होता है, लिवर में, ये पूछा गया है। ठीक है, सिंपल सी। पेंक्रियाज कैसी ग्लैंड है, मिक्स ग्लैंड है, खूब पूछे गए क्वेश्चन है। आप देखेंगे तो पेपर में इनको आपको मतलब बहुत ही रेयर पेपर मिलेगा जिसमें ये एग्जाम में ना पूछे गए हो, एग्जाम कोई भी क्यों ना हो। अगर साइंस आया है तो यही हैं चीज़ें। ठीक है, तो इतना आप लोग ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा ये अगर आपको ज़्यादा नहीं समझ में आ रहा है मान लो थोड़ी देर के लिए, तो हम इसको थोड़ी देर के लिए होल्ड कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। पूछ लीजिए भाई। तो हम रिवीजन करते हैं। सबसे पहले प्रोटीन जो है, बर्जीलियस नामक वैज्ञानिक ने इसकी खोज की। प्रोटीन अमीनो अम्ल के बहुलक हैं, पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड हैं। लगभग 20 अमीनो अम्ल के मिलने से प्रोटीन बनती है। और प्रोटीन जो है इनमें पेप्टाइड बॉन्ड होते हैं, और इनमें क्या होते हैं, तो NH2 और COOH ग्रुप होते हैं, ये आपस में जुड़ते चले जाते हैं और 20 अमीनो अम्ल से एक प्रोटीन का मॉलिक्यूल बन जाता है। ये कैसे हैं, तो बॉडी बिल्डिंग सब्सटेंस है, यानी बॉडी बिल्डिंग मटेरियल के रूप में काम कर रहे हैं। अच्छे से ध्यान रखना है, प्रोटीन की कमी से मरासमस और क्वासियोरकर हो जाता है, जबकि मरासमस में प्रोटीन और ऊर्जा या प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट दोनों की कमी होती है मरासमस में। ठीक है, जबकि क्वासियोरकर में सिर्फ प्रोटीन की कमी होती है। ठीक है, प्रोटीन की बात करें तो हीमोग्लोबिन में ग्लोबिन प्रोटीन होती है, गाय के दूध में बीटा कैरोटीन होती है जिसके कारण ये पीला रंग का होता है। ठीक है, अच्छे से ध्यान रखना है। दूध में कैसीन प्रोटीन होती है, ये भी आपको याद रखना है। और दूध की शुद्धता हम लैक्टोमीटर से मेजर करते हैं। और दूध में विटामिन सी एब्सेंट होता है। विटामिन सी का केमिकल नेम एस्कॉर्बिक एसिड होता है। और विटामिन सी एक मात्र विटामिन है जो किससे निकलता है, यूरिन से पास आउट हो जाता है। ठीक है, और अगर आप ज़्यादा इसे गर्म करेंगे तो ये डीनेचर हो जाता है, मतलब इसका प्रभाव जो है वो नहीं रहेगा, खराब हो जाएगा। फिर हमने कार्बोहाइड्रेट पे बात की, तो कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स होते हैं। 3 प्रकार के सामान्यतः, मोनो, डाई और पॉलीसेकेराइड होते हैं। मोनो में मतलब एक सेकेराइड का मॉलिक्यूल है, जैसे ग्लूकोज, ठीक है, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज। ये क्या है, तो ये मोनोसेकेराइड है। जबकि डाइसेकेराइड में सुक्रोज, माल्टोज होते हैं। सुक्रोज जो है वो किसकी, शुगर कैन यानी गन्ने में पाई जाती है। माल्टोज माड़ जो होता है उनमें पाई जाती है। और पॉलीसेकेराइड जो होते हैं उनमें सेल्यूलोज, ठीक है, स्टार्च और ग्लाइकोजन। सेल्यूलोज किस में, तो घास वगैरह में पाया जाता है। स्टार्च जो है वो पौधों का संचित भोजन, स्टोर फूड है। और ग्लाइकोजन जो है वो एनिमल या ह्यूमन बीइंग में संचित भोजन होता है। अब फिर हमने आए तो जो कैसे बन रहा था स्टार्च, तो अगर हम देखें तो फोटोसिंथेसिस रिएक्शन होती है। फोटोसिंथेसिस रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलकर सनलाइट की प्रेजेंस में, किसके, क्लोरोफिल की प्रेजेंस में जब रिएक्शन करते हैं तो यहाँ पर क्या बन जाता है, ग्लूकोज बन जाता है जो स्टार्च में कन्वर्ट हो जाता है। इसके अलावा ऑक्सीजन रिलीज होती है, ऊर्जा। और ये रिएक्शन का कौन सा टाइप है, तो ये एनाबॉलिक होती है, यानी कि कैसी है, उपचय है, मतलब छोटे मॉलिक्यूल मिलकर बड़े मॉलिक्यूल का निर्माण करते हैं। कैटाबॉलिक का एग्जाम्पल बता सकता है कोई, बड़ा से छोटा काटो, किसको कटवा रहे हो, अच्छा ग्लाइकोजन ग्लूकोज, वेरी गुड। अच्छा, और इसके अलावा बहुत कॉमनली, अच्छा डाइजेशन कैसी प्रोसेस है, कैटाबॉलिक या एनाबॉलिक, कैटाबॉलिक। और बोले आग का जलना, अरे
आग का जलना कैसा है? अच्छा, रेस्पिरेशन कैसी है? अब बताओ। श्वसन, मैंने कहा था ना सारे सिस्टम जोड़ लेंगे हम एक एक करके। रेस्पिरेशन जो है वो कैसी होगी? कैटाबॉलिक, एनाबॉलिक? कैटाबॉलिक। श्वसन कैसी है? कैटाबॉलिक है। ठीक है, किसी चीज़ का आग से जलना तो बर्निंग कैसी है? कैटाबॉलिक है। और जब भी बड़े मॉलिक्यूल छोटे मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होंगे तो रिएक्शन कैसी होगी? वो कैटाबॉलिक होगी। क्लियर है बेटा? मेटाबॉलिक, एनाबॉलिक प्लस कैटाबॉलिक इक्वल टू मेटाबॉलिक। ठीक है, शरीर में एक्चुअली दोनों तरीके की रिएक्शन होती रहती हैं और इसी के कारण ही हम जिंदा हैं। ठीक है, तो उपापचय सही है तो सब बढ़िया है। अब हमने बताया था आपको कि ग्लाइकोजन कैसे, तो ग्लूकोज इंसुलिन हार्मोन की प्रेजेंस में किस में कन्वर्ट हो जाता है? ग्लाइकोजन में, और ये लिवर में स्टोर हो जाता है। जब हम भूखे रहते हैं, फास्टिंग या भूख हड़ताल करते हैं, तो यही ग्लाइकोजन टूटता है और किसको बनाता है? ग्लूकोज को बना देता है। इसमें कौन सा हार्मोन? तो ग्लूकागोन हार्मोन काम करता है। और आप देख रहे होंगे कि इंसुलिन और ग्लूकागोन एक दूसरे के अपोजिट वर्क कर रहे हैं, और अपोजिट को हम बोलते हैं एंटी, बोलते हैं। ठीक है, तो ये एंटी नहीं है, अंकल है ये, तो लैटिन में बोलते हैं एंटा। और ऐसे हार्मोन क्या कहलाते हैं? एंटागोनिस्टिक। तो पूछा गया क्वेश्चन है कि एंटागोनिस्टिक हार्मोन कौन से होते हैं, यानी विपरीत हार्मोन। देखो, ग्लूकोज, इंसुलिन ने काम किया ग्लाइकोजन, और ग्लाइकोजन को ग्लूकागोन ने ग्लूकोज में, तो एक दूसरे के अपोजिट काम कर रहे हैं। और ऐसे हार्मोन जो एक दूसरे के एंटी या अपोजिट काम करते हैं उन्हें कहते हैं एंटागोनिस्टिक हार्मोन। क्या कहते हैं बेटा? एंटागोनिस्टिक हार्मोन। कुछ समझ आ रहा है या उड़ा जा रहा है? बोलिए संजय जी, पक्का पूछेंगे हम? चलो, तो हो गया यहाँ तक। ये हो गई बात हमारी किसकी? कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट बातें थी उनकी। फैट पे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं, तो बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है। कैसे होते हैं? सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैट होते हैं, संतृप्त वसा और असंतृप्त वसा जो है। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। लिंक चली गई? अभी नहीं गई। ठीक है, तो सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैट होते हैं, संतृप्त और असंतृप्त वसा होते हैं। इनसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। लेकिन क्वेश्चन क्या आता है? क्वेश्चन आता है कि कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है और फैट है। फैट यानी कि वसा है, ये प्रोटीन है और ये कार्बोहाइड्रेट है। इनमें से सबसे ज़्यादा एनर्जी किस में होती है? बता दो, उल्लू ने बनाना। और ठीक है, देखो एग्जाम्पल समझ लो। आप खाओ ब्रेड पकौड़ा, ब्रेड पकौड़ा गरम गरम खाओ, आपको एकदम लगेगा यार मज़ा आ गया, और स्वाद भी बेहतरीन लगता है। फैट में स्वाद बहुत अच्छा होता है। पिज्ज़ा बर्गर इसलिए अच्छे लगते हैं, फिजिक्स लगाएं, सरफेस एरिया ज़्यादा कवर करते हैं। आप ऐसे सोचो, जो चीज़ें गर्म होंगी ना, आज तो उन्हें खिचड़ी खा लो और ब्रेड पकौड़ा खा लो, क्या प्रेफर करेगा कोई? खिचड़ी। ठीक है, हेल्थ कॉन्शियस वाला बीरबल की खिचड़ी, और जीभ के स्वाद लेने वाला आजीवक जैसा, आजीवक नहीं, चारवाक दर्शन वाला क्या खाएगा? बोले ब्रेड पकौड़ा खा लो यार, फिर खा लेंगे खिचड़ी किसी दिन। तो ब्रेड पकौड़ा, आप ध्यान रखना कि ब्रेड पकौड़ा और खिचड़ी में स्वादिष्ट, चाहे दोनों गर्म क्यों नहीं हो, क्या स्वादिष्ट लगेगा? अरे तुम तो अपवाद हो देवी, आपको मत बताओ, आप साइंस बदल लो। ऐसे थोड़ी होता है कि आपके लिए साइंस बदल जाएगी, वो तो व्यक्तिगत अभिरुचि है ही आपकी। क्या है? बोल दो, आपका पर्सनल इंटरेस्ट है वो। लेकिन स्वादिष्ट सच में ब्रेड पकौड़ा लगेगा, आप मानो या ना मानो। ठीक है, तो ब्रेड पकौड़े में क्या हो रहा है कि फैट होने के कारण सरफेस एरिया ज़्यादा कवर कर रहा है, और गर्म भी है, गर्म दोनों चीज़ें हैं, लेकिन फैट में। और सबसे बड़ी बात, बेहतरीन एनर्जी है। तो सर्वाधिक ऊर्जा कहाँ? वसा में, फिर कहाँ? कार्बोहाइड्रेट में, और फिर कहाँ? प्रोटीन में। तो पूछा जाए कि 1 ग्राम वसा, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट, 1 ग्राम प्रोटीन, तो भैया सबसे ज़्यादा एनर्जी मिलेगी किससे? वसा से। फिर दूसरे नंबर पे कार्बोहाइड्रेट पर, और तीसरे नंबर पे प्रोटीन पे। एक और प्रश्न पूछा गया है कि आपको हम भूखा रखते हैं, ठीक है ना, आपको खिचड़ी खाने देते हैं ना कुछ, ठीक है, 8 दिन की आपकी भूख हड़ताल है।
अब बताओ, आप मरने से पहले क्या क्या खत्म होगा आपके शरीर में? सबसे पहले क्या खत्म होगा, फिर क्या खत्म होगा, और फिर क्या खत्म होगा? समझ में आई बात हमारी? हंगर स्ट्राइक करा रहे हैं हम मैडम से, तो ये भूख हड़ताल जब करेंगी तो क्या होगा? सबसे पहले क्या खत्म होगा? तो सबसे पहले आपके शरीर में जो भी कार्बोहाइड्रेट है वो खत्म होना शुरू होगा, फिर दूसरे नंबर पे फैट खत्म होगा, और तीसरे नंबर पर प्रोटीन। अब जैसे ही प्रोटीन का पाचन शुरू होगा तो इसे कहते हैं प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन। क्या? ठीक है, तो आपकी सेल का प्रोटोप्लाज्म ही पचने लगेगा क्योंकि है ही नहीं कुछ। ठीक है, तो प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन अगर होने लगेगा तो आप मर जाओगे। क्या हो जाएगा? मर जाओगे। तो ठीक है ना, तो कार्बोहाइड्रेट और फैट तक तो चलेगा, लेकिन प्रोटीन अगर पचने लगी तो हमारी सेल का जो प्रोटोप्लाज्म है वो भी डाइजेशन हो जाता है, तो यहाँ से प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन शुरू होता है, और प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन से हमारी सेल जो है वो मरने लगती हैं और फाइनली हम मर जाते हैं। ठीक है, तो भूखे इतने ही रहना कि कार्बोहाइड्रेट और फैट तक ही खत्म हो, प्रोटीन तक ना जाए, क्योंकि कीटोन बॉडीज़ बनने लगती हैं, पॉइजनस सब्सटेंस बॉडी में रिलीज हो जाते हैं, किडनी फेल हो सकती हैं, बहुत सारी समस्याएं क्रिएट हो जाती हैं। तो समझ में आई भूख हड़ताल में क्या क्या? और नॉर्मली सबसे ज़्यादा ऊर्जा फैट से, फिर कार्बोहाइड्रेट, फिर प्रोटीन से। लेकिन अगर हम देखें कि सबसे पहले कौन ख़त्म होता है, तो कार्बोहाइड्रेट, फिर फैट और लास्ट में प्रोटीन। क्यों भैया लाइव क्लास वाले बच्चों, यहाँ तक क्लियर है बात? भूखे रह लिए क्या? चलो भाई, तो ये बात क्लियर है। इंसुलिन समझ में आ गया। इंसुलिन कहाँ से निकलता है? तो बीटा सेल ऑफ पेंक्रियास, तो अग्नाशय की बीटा सेल से इंसुलिन हार्मोन निकलता है जो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देता है। दूसरा, ग्लूकागोन जो हार्मोन है वो अल्फा सेल से निकलता है, ये भी पेंक्रियास की होती हैं, और ये ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है, यानी ग्लूको। ठीक है, तो नियो ग्लूकोजेनेसिस का काम कौन कराएगा? ग्लूकागोन कराएगा। तो देखो, ग्लूकागोन ग्लूकोज में बदलेगा, इंसुलिन ग्लाइकोजन में परिवर्तित करा देगा। हो गया यहाँ तक? तो ये हो गई बात। अब आ जाओ भैया, डाइजेशन करा लेते हैं। तो देखो कैसे चलता है डाइजेस्टिव सिस्टम। अब खाने की चीज़ें हमने देख ली, अब थोड़ा पाचन करा लें। तो डाइजेस्टिव सिस्टम जो है, अब आप खुद से सोचो, कुछ नहीं रटना है आपको, खाना जैसे खाते हो ना वैसे ही पाचन होता है बस। सबसे पहले हमने क्या किया? मुंह में रखा, ठीक है, और जैसे ही हमने मुंह में रखा तो पाचन शुरू। तो यह टाइलिन हार्मोन नहीं है, एंजाइम, ठीक है, लेकिन स्पेलिंग होती है पी से शुरू। टाइलिन की स्पेलिंग क्या है? PTYLIN। ठीक है, ये पटाइलिन नहीं है, कई लोग बोलते हैं ऐसे ही, तो टाइलिन है। टाइलिन एंजाइम जो है वो पाचन शुरू करेगा, लार में पाया जाता है। ठीक है, तो इसके बाद मुंह में गया, मुंह में हमने खाने को क्या किया? दांतों से चबाया, चबा चबा के खाना चाहिए भैया। चबाने के बाद ईसोफेगस, ठीक है, तो ईसोफेगस मतलब क्या? ग्रास नली। हाँ बोल दो क्या? फूड पाइप कह दो, क्या दिक्कत है? विंड पाइप मत कहना बस। ठीक है, तो फूड पाइप यानी ईसोफेगस। ईसोफेगस को हम कहते हैं ग्रास नली। देखो मैं खा रहा हूँ, बस समझ लो, नहीं खाने दो। तो डाइजेस्टिव सिस्टम बेटा देखिए, हमारा जो पाचन तंत्र है तो मुंह से ही ये शुरू हो जाता है। माउथ यानी बक्कल कैविटी होती है इसमें, और जैसे जैसे आप खाना खाते हो फिर यहाँ गले में क्या है? ईसोफेगस है। ईसोफेगस यानी ग्रास नली, तो जिससे भोजन जाता है। ठीक है, विंड पाइप नहीं है, ये फूड पाइप है। ठीक है, और आगे नहीं होता है। ठीक है, आगे यहाँ क्या है? बेसिकली यहाँ विंड पाइप है। अरे गला दबा दे, सांस नहीं जाती है ना। तो ये कौन सा पाइप है? विंड पाइप है। इसके पीछे होता है फूड पाइप, ईसोफेगस। ईसोफेगस कहाँ आके? तो स्टमक में खुलता है, यानी कि आमाशय में। चित्र हम बाद में दिखा देंगे, आप तो अमी को मान लो, अमी चित्र है। तो ये गया मुंह में, यहाँ आया, विंड पाइप नहीं, ईसोफेगस में आया, यहाँ से कहाँ पहुँचा? तो यहाँ से आ गया स्टमक में। ठीक है, आमाशय में आ गया। आमाशय में रेनिन हार्मोन होता है जो काम करता है, एंजाइम सॉरी,
रेनिन एंजाइम होता है, दूध का पाचन करता है। और फिर आमाशय में जो भी हमने खाया होता है आग धतूरा, आग धतूरा का मतलब ये है कि कुछ भी बैक्टीरिया वायरस अगर टाइलिन से बच के आ गए तो फिर आमाशय में क्या होता है, ठीक है, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछा गया था कि आमाशय में कौन सा अम्ल होता है, तो HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, जो उसे पूरे तरीके से जला के राख कर देता है। लेकिन देखो स्टमक को नहीं जला रहा है ये। अब बताओ आप क्यों नहीं जला रहा है? कौन सी लेयर? वही तो पूछ रहे हैं हम आपसे। चलो, आमाशय में फिर पाचन शुरू हो गया प्रोटीन का। रेनिन एंजाइम जो है वो किसका? दूध का पाचन कर दिया, कैल्शियम पैराकैसिनेट में बदल दिया। छोड़ो, गोली मारो कैल्शियम एल्शियम को। फिर इसके बाद आमाशय से कहाँ गया भोजन? तो अब गया छोटी आंत में। कौन सी आंत में? छोटी आंत में। तो देखो बहुत हमें सिंपल बता रहा हूँ, इसलिए ज़्यादा ऑडियो बंद कर लो। किसका ऑन है ये? माउथ। माउथ से कहाँ? ईसोफेगस। और ईसोफेगस से कहाँ? स्टमक, यानी कि क्या? आमाशय में पहुंच गया। और ये कहाँ था बेटा पहले? ईसोफेगस यानी ग्रास नली। घास नली मत बना देना। मुख में बक्कल कैविटी है। और स्टमक के बाद ये कहाँ चला गया? स्मॉल इंटेस्टाइन में। और याद रखना, स्मॉल इंटेस्टाइन बड़ी होती है और बड़ी छोटी होती है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में चला गया, छोटी आंत में। छोटी आंत से कहाँ जाएगा? लार्ज इंटेस्टाइन में। ठीक है, किसमें? बड़ी आंत में। और फाइनली बड़ी आंत के 3 हिस्से होते हैं। कौन कौन से? बताओ जल्दी से। कुछ आप लोगों को कोई आइडिया है डायग्राम का किसी प्रकार का? अच्छा नहीं बना रहा हूँ क्योंकि समय नहीं है मेरे पास। अब बस जैसा बना रहा हूँ उसे मान लेना कि बहुत बढ़िया है। ठीक है, यहाँ तो यहाँ जो है वो आपका क्या है बेसिकली? अब देखिए, ये कोलोन होती है। क्या है ये जो है ना, अगर हम देखें इसके पीछे, अब 3D नहीं दिखा सकते इसमें घुसा के, तो इसके पीछे से जाती है ये स्मॉल इंटेस्टाइन है। तो यहाँ क्या होगा आपका? ये आमाशय मान लो थोड़ी देर के लिए स्टमक, और स्टमक से कहाँ आ गया? छोटी आंत में आ गया। छोटी आंत पीछे से आ गई अंदर। ये छोटी आंत के कौन कौन से हिस्से होते हैं? ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। 3 हिस्से कौन कौन से? ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम। बोलो, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम। ठीक है, तो ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम, ठीक है, इनमें पाचन होता है। और यहाँ से पाचन होने के बाद ये यहाँ से शुरू हो जाती है क्या? ठीक है, बड़ी आंत। बड़ी आंत का ये कौन सा हिस्सा होता है? शीकम। और ये जो है ना मोटी सी, ये कोलोन है। और यहाँ होता है रेक्टम। क्या? देखो यहाँ जो छोटा सा हिस्सा है ये क्या है? सीकम। ठीक है, सीकम किसका है? लार्ज का है या स्मॉल का? लार्ज इंटेस्टाइन का। ये कौन सा है? कोलोन है। ये भी क्या है? कोलोन है। ये भी क्या है? कोलोन है। बस इनको नाम रख देते हैं। ऊपर चढ़ना हो तो क्या बोलते हैं? अरे सीढ़ी से चढ़ाओ तो असेंडिंग, ऊपर की तरफ जाने वाले को क्या बोलते हैं? तो AC कर दो, एयर कंडीशनर नहीं है, असेंडिंग कोलोन। ये कैसी है? हॉरिजॉन्टल है ये। तो ये हॉरिजॉन्टल को और क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्स। तो ट्रांसवर्स कोलोन। नीचे जा रही है डिसेंडिंग कोलोन। यहाँ थोड़ी सिग्मा जैसी होती है तो सिग्मॉइड कोलोन। और यहाँ से शुरू होता है रेक्टम, और लास्ट जो पॉइंट होता है वो होता है एनस। तो जो खाया पिया यहाँ थोड़ी देर के लिए जमा हुआ, सुबह सुबह फ्रेश हुए, बाहर निकल गया, हो गया खाना कंप्लीट। बधाई हो, पाचन पूरा। तो सबसे ज़्यादा पाचन कहाँ होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा जो पाचन होगा वो स्मॉल इंटेस्टाइन। अगर पूछें वाटर एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है? जल का अवशोषण तो बड़ी आंत में होता है। ठीक है, छोटी आंत में क्या हो रहा है? सर्वाधिक पाचन हो रहा है। ये क्वेश्चन है जो पूछे जाते हैं। अब यहाँ से शुरू हो जाते हैं बेटा आपके एंजाइम का काम। तो छोटी आंत में क्या होता है बेटा?
अब समझो थोड़ा सा, एक पेंक्रियाज था, पेंक्रियाज, ठीक है, तो जो पेंक्रियाज होता है इसके एंजाइम भी छोटी आंत में खुल जाते हैं, और पेंक्रियाज यानी कि अग्नाशय, क्या था, पेंक्रियाज यानी कि अग्नाशय। तो जो अग्नाशय होता है बेटा, इसमें 3 एंजाइम होते हैं, जल्दी से बता दो, कौन बताएगा? हाँ मैडम बोलिए, बोलो, हम तो सुन रहे हैं। इरिप्सिन नहीं है, ठीक है बेटा। तो 3 एंजाइम यहाँ पे क्या क्या है, एक ट्रिप्सिन है, ट्रिप्सिन क्या करेगा, प्रोटीन का पाचन करेगा, ऐसे याद रख लो, पीटी प्रिलिमिनरी टेस्ट है, पेंक्रियाज से क्या है, ट्रिप्सिन है, और एमाइलेज है, और एक लाइपेज है। पहले तो एक चीज याद कर लो अच्छे से, एज अगर कहीं भी लगा है तो इसका मतलब होगा एंजाइम। समझाने को तो बहुत चीजें हैं, लेकिन क्या करें, समय की कमी है। तो एज जब जब लगाओ, पूछा जाता है कौन एंजाइम नहीं है, तो अगर एज लगा है लास्ट में, जैसे लाइपेज एंजाइम है, एमाइलेज एंजाइम है, सुक्रेज एंजाइम है, गैलेक्टेज एंजाइम है, समझ में आ रहा है ना, माल्टेज, माल्टोज नहीं, ए ऐसी जहाँ लगाओ वो एंजाइम है। इसके अलावा भी हो सकते हैं, ट्रिप्सिन में नहीं लगा, लेकिन एज लगा है तो पक्का एंजाइम है। क्या सीखे, ए ऐसी लगा है अगर किसी रूट वर्ड के बाद में, तो वो पक्का एंजाइम होगा। और भी एंजाइम हो सकते हैं इसके अलावा, लेकिन अगर आपको एलिमिनेट करना है और आपको नहीं पता है तो एज वाले अलग कर लेना, ठीक है। ट्रिप्सिन किसका कर रहा है, ट्रिप्सिन पी प्रोटीन का, एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट का, और लाइपेज एल लिपिड बोलते हैं ना वसा को एक नाम। तो वसा का पाचन कौन करेगा, लाइपेज कार्बोहाइड्रेट का, एमाइलेज, और ट्रिप्सिन पी प्रोटीन का, ठीक है। तो कहाँ पर, छोटी आंत का जो शुरू वाला हिस्सा होता है, शुरू वाला हिस्सा होता है ड्यूडीनम का, ठीक है। तो ड्यूडीनम में किसके एंजाइम आ गए, पेंक्रियाज के एंजाइम आए, इन्होंने पाचन करना शुरू कर दिया। अब छोटी आंत बोलेगी भैया हमारे भी एंजाइम हैं, किसके, ये किसके हैं, ये तीनों, ये अग्नाशय के हैं, ठीक है। अब छोटी आंत या स्मॉल इंटेस्टाइन, इसके भी एंजाइम होते हैं। तो जो यहाँ ट्रिप्सिन था उसकी जगह कर दो इरिप्सिन। ये पूछा जाता है बेटा, बस यही 2 ऑप्शन आते हैं जो एक दूसरे में ओवरलैप हो जाते हैं, इंटेस्टाइन इन इरिप्सिन। तो इंटेस्टाइन में क्या है, इरिप्सिन है। इसके अलावा बेटा ये दोनों सेम है, एमाइलेज भी है और लाइपेज भी है, ठीक है। तो किस किस का करेगा, लाइपेज यानी फैट का या लिपिड का, एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट का, और इरिप्सिन फिर पी आ गई तो प्रोटीन का। लेकिन ये किसके हैं, छोटी आंत के हैं ये तीनों एंजाइम। तो फिर ये प्रोटीन का ये तीनों का पाचन हो जाएगा। अब दोनों में अंतर क्या है भाई, ये भी एक मुद्दा है। तो ये क्या है, इन्हें बोलते हैं, जैसे अगर हम अलग अलग करें तो पेंक्रियाज को थोड़ा याद रखने के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल सकते हो पेंक्रिएटिक लाइपेज, बोलो पेंक्रिएटिक एमाइलेज, और बाकी ट्रिप्सिन से जरूरत नहीं है पेंक्रिएटिक बोलने की, क्योंकि ट्रिप्सिन तो भैया उन्हीं का है। ऐसे ही यहाँ इंटेस्टाइन के हैं, तो इसको कैसे बोलोगे, इंटेस्टाइनल एमाइलेज, इंटेस्टाइनल लाइपेज। तो इंटेस्टाइन, अरे भैया सीधा बोल दो, आंत का लाइपेज, ऐसा नहीं बोल सकते, गलत है ये, लेकिन अगर नहीं समझ में आ रही, आंत का लाइपेज, आंत का एमाइलेज, और यहाँ अग्नाशय का एमाइलेज। लेकिन सही शब्द क्या है, पेंक्रिएटिक एमाइलेज, पेंक्रिएटिक लाइपेज और ट्रिप्सिन। और यहाँ क्या है, इरिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज होते हैं, पाचन हो जाता है, बढ़िया से जीवन चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। लार्ज इंटेस्टाइन की लेंथ छोटी होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ ये बहुत मुड़ी सी है ना, तो इसके कारण ये बड़ी होती है। सबसे ज़्यादा पाचन कहाँ होगा, तो छोटी आंत में होगा, और सबसे ज़्यादा पानी का एब्जॉर्प्शन कहाँ होगा, ठीक है। तो यही बेसिकली देखें तो ये जो है ना, यहाँ पे पानी का एब्जॉर्प्शन हो रहा है, और फाइनली रेक्टम में जो भी एक्सक्रीटरी मटेरियल है वो स्टोर हो जाता है। रेक्टम का मतलब होता है, हिंदी में बढ़िया शब्द है, मलाशय, मल का आशय, और बाद में एनस जो है ना, इससे जो मल है वो बाहर निकल जाता है, खाना पीना खत्म। ठीक समझ गए बात को।
तो ये आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है, इसलिए मैंने डायग्राम के चक्कर में नहीं पढ़ा। तो माउथ में कौन सा एंजाइम? टाइलिन। ईसोफेगस में कोई एंजाइम नहीं। स्टमक में कौन सा? रेनिन। दूध का पाचन करेगा ये बच्चों में। आपको पता है बच्चे जैसे दूध निकालते हैं, ये यहीं से निकलता है आमाशय से ही। और आमाशय में कौन सा एसिड था? HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और स्मॉल इंटेस्टाइन में कौन कौन से हो गए? ट्रिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज। क्या? कहाँ? स्मॉल में लिख दिया? अरे सही बात है, ई कर दो टी की जगह। इरिप्सिन, हमें पैंक्रियाज ही दिखाई दे रहा है यहाँ। ठीक है, और पैंक्रियाज में ट्रिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज होते हैं। और लार्ज इंटेस्टाइन में वाटर का, पानी का अवशोषण होता है। ये क्वेश्चन आ चुका है। तो वाटर एब्जॉर्प्शन कहाँ, सर्वाधिक पाचन कहाँ, इस तरीके से मीन्स भी ऐसी छाप देना, कुछ नहीं करना है ज़्यादा दिमाग खर्च करके। तो ये आपका हो जाता है डाइजेस्टिव सिस्टम का इम्पॉर्टेंट सेक्शन, जिसको आपको पता होना चाहिए। अभी छोड़ेंगे नहीं, इसलिए बिल्कुल आज अपेक्षा मत रखना हमसे। यहाँ तक क्लियर? नहीं तो बोलो मैं स्पीड में पढ़ा दूँ। 10 मिनट में हम आधा घंटे का पढ़ा देंगे। हो गया यहाँ तक? बोलो तो जल्दी। फोटो ले लो यार, कहाँ बनाने के चक्कर में पड़े हो। लाइव क्लास वाले थोड़ा रिप्लाई कर दीजिए भाई, कोई समस्या किसी प्रकार की, कोई दिक्कत? आगे बढ़े। चलो अब देखते हैं। अरे फोटो ले लो, ये लीजिए। और कोई फोटो लेना है? और कुछ हो गया? अग्नाशय जो है, देखिए पैंक्रियाज है अग्नाशय, अग्नाशय से ट्रिप्सिन, ऐसे याद रख लो। पीटी देते हैं ना प्रिलिमिनरी टेस्ट, तो पी से पैंक्रियाज, टी से ट्रिप्सिन। और एक होता है एमाइलेज, एमाइलेज हमेशा बेटा कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। और एक होता है लाइपेज, तो लाइपेज लिपिड का पाचन करता है, वसा का। ठीक है, एमाइलेज और लाइपेज जो हैं वो स्मॉल इंटेस्टाइन में भी हैं, लेकिन इन्हें पैंक्रियाज से निकलने के कारण पैंक्रिएटिक एमाइलेज और पैंक्रिएटिक लाइपेज कह देते हैं, जबकि इंटेस्टाइन से निकलने के कारण इन्हें इंटेस्टाइनल एमाइलेज और इंटेस्टाइनल लाइपेज कह देते हैं। और इंटेस्टाइन को ऐसे याद रख लो, इंटेस्टाइन से इरिप्सिन, इंटेस्टाइन इरिप्सिन। और पीटी पैंक्रियाज से ट्रिप्सिन। और इरिप्सिन, ट्रिप्सिन, रेनिन, ये कौन से एंजाइम है? प्रोटीन के पाचन वाले एंजाइम है ये। स्टमक में रेनिन है जो प्रोटीन का पाचन कर रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन में इरिप्सिन है जो प्रोटीन का पाचन कर रहा है, और पैंक्रियाज से निकलने वाला ट्रिप्सिन है। तो पूछ सकता है कौन प्रोटीन पाचन एंजाइम नहीं है? ठीक है, और एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट का करेगा, लाइपेज लिपिड का करेगा। जैसे अगर मैं एक एग्जांपल आपसे पूछूं, जैसे ग्लूकोज है, ठीक है, ग्लूकोज तो सिंपल मॉलिक्यूल है, उसका क्या पाचन होगा? वो है ही बेचारा बचूड़ा सा। लेकिन अगर आपसे बोला जाए सुक्रोज, सुक्रोज क्या था? शुगर केन, ठीक है, तो गन्ना की शकरा थी ये, और डाइसैकेराइड था, तो सुक्रोज टूटेगा। सुक्रोज टूटेगा कि नहीं टूटेगा? तो सुक्रोज को तोड़ने के लिए कौन सा एंजाइम काम करेगा? सुक्रेज। समझना ना अच्छे से। तो कौन सा? सुक्रेज। एक तरीके से वो कैसा एंजाइम है? एमाइलेज की सब कैटेगरी है। तो सुक्रेज क्या करेगा? सुक्रोज को तोड़ेगा। अगर अब कौन सा एक और डाइसैकेराइड क्या था? डाइसैकेराइड, माल्टोज। तो माल्टोज को कौन तोड़ेगा? माल्टेज। माल्टोज को कौन तोड़ेगा? माल्टेज। समझ में आ रहा है ना? तो एज लगा दिया हमने, कुछ नहीं किया। क्लियर है? आपको समझ में आ रही है बात? तो इस तरीके से ये पाचन है। अगर आपसे अब और सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल में तोड़ना हो, जैसे मान लो हम कह रहे हैं कि भैया हमें तो गैलेक्टोज को भी तोड़ना है, तो गैलेक्टेज। सुक्रोज को तोड़ना है तो सुक्रेज। ठीक है, इतने अंदर कोई नहीं जाता। तो नॉर्मली यही आते हैं, यही आते रहे हैं और यही आते रहेंगे। तो बस इतना याद रख लिया तो आपका काम चल जाएगा। बोलिए मैडम, क्लियर है? चलो अब देखो, बस जल्दी जल्दी सुनना है और कुछ नहीं करना है।
ठीक है, जटिल भोज्य पदार्थों को सरल भोज्य पदार्थों में बदलने की क्रिया और उसमें निहित पोषक तत्वों का अवशोषण योग्य बनाने की क्रिया अंतिम रूप से छोटी आंत में पोषक तत्वों का अवशोषण छोटी आंत में होता है। मानव के विभिन्न अंगों में पाचन क्रिया होती है। ठीक है, मुख है तो मुख में दांत क्या करते हैं, पदार्थों को तोड़ने का। जीभ जो है वो स्वाद ग्रहण करो बढ़िया मैं बेहतरीन तरीके से। अब जैसे पता है कुछ लोग गोली खाते हैं, गोली खाते हैं, किस किस को टैबलेट खाना बिल्कुल पसंद नहीं है, नहीं है पसंद, और कहाँ रख के खाते हो बीमार होते हो तो बिल्कुल ऐसा आप लोगों को छेद करा दो या स्टमक में यहीं रख दिया करो, पाचन यहीं होता है, एक लॉक वाले है ना उसमें ढक्कन। ठीक है, पता है आपको पीछे वाला हिस्सा जीभ का कड़वा स्वाद वाला होता है और आप वहीं रखते हो तो और ज़्यादा बेकार लगता है, जबकि आप बीच में रखोगे ना तो इतनी दिक्कत नहीं होगी। तो जीभ के अगर हम स्वाद की बात करें तो आपको ये ध्यान रखना है, अग्रभाग यहाँ रखोगे ना आगे की तरफ मज़ा आ जाएगा, गोली भी इतनी कड़वी नहीं लगेगी तो मीठा होता है। जो पीछे वाला भाग है ना एकदम लास्ट वाला वो एकदम बिटर टेस्ट वाला होता है, कड़वा, गोली कड़वी और वो सेंसेशन वाला हिस्सा कड़वा, तो बस फिर उसके बाद वॉमिटिंग कर देते हैं कई लोग तो। और ये जो होते हैं ना, जैसे अच्छा देखना आप अगर टेस्ट करना हो कैसे करते हो आप, हमेशा कहाँ करते हो, जीभ के किनारे पे, तो किनारे जो होते हैं ना वो स्वादिष्ट वाली बात है, तो वो कैसे होते हैं, खट्टे स्वाद के लिए, इस तरफ जीभ के मतलब किनारों पे, समझ में आई ना बात। तो अगला हिस्सा कैसा होता है, मीठा, ठीक है, तीखा, जिनको मिर्ची पसंद है बस उन्हें तीखा ही दिखाई देता है। 3 जोड़ी बेहतर लार ग्रंथियां होती हैं, तो सैलाइवरी ग्लैंड कितनी होती हैं, 3 पेयर्स होती हैं सैलाइवरी ग्लैंड्स। टाइलिन स्टार्च का पाचन करता है, अभी हमने बताया था ना कि किसमें, मुंह में या माउथ में क्या मिल रहा था, टाइलिन एंजाइम है जो स्टार्च का पाचन कर रहा है। यहाँ पे बेटा एक लाइसोजाइम होता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि अगर हमारे भोजन में कोई बैक्टीरिया वायरस आ गया है तो जीभ मुंह में स्पेशली बक्कल कैविटी में इसे कौन मारता है, तो इन्हें कौन नष्ट करता है, जीवाणुओं को, लाइसोजाइम जो है वो नष्ट करता है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि बैक्टीरिया को कौन डिस्ट्रॉय करता है, तो लाइसोजाइम। लाइसोजाइम किसको डिस्ट्रॉय करता है, बैक्टीरिया को नष्ट कर देता है। ठीक है, क्लियर है, आप लोगों को समझ में आ रही है। फिर अगर हम बात करें हाइड्रोक्लोरिक एसिड आमाशय में होता है बेटा, पेप्सिन एंजाइम यहाँ पे होता है, ठीक है, और रेनिन एंजाइम यहाँ पर होता है, और ये क्या करता है, दूध की कैसीन प्रोटीन को कैल्शियम पैराकैसिनेट में बदल देता है। इतना कोई अंदर नहीं जाता, जरूरत नहीं है जाता। ग्रास नली मुख से भोजन को आमाशय तक ले जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। छोटी आंत में इलियम में पाचन होता है। आंत रस जो होता है ना, इंटेस्टाइनल जूस, इसमें एरेप्सिन और लाइपेज होते हैं, और एरेप्सिन लाइपेज और एक क्या था, एमाइलेज। ठीक है, ये सब पाए जाते हैं इनमें, कोई दिक्कत नहीं है। आमाशय में पाचन होता है। HCl जो है वो अम्लीय एसिडिक होता है, तो एसिडिक है इसीलिए क्या करता है ये, यहाँ पे बेटा म्यूसिन होती है, ठीक है, तो म्यूसिन का आवरण होता है जिससे कि स्टमक को HCl से नुकसान नहीं होता है। ठीक है, क्लियर है आपको। फिर छोटी आंत के ग्रहणी में पाचन होता है, ग्रहणी मतलब ड्यूडिनम में। पित्तरस जो है वो वसा का एमल्सिफिकेशन करता है, क्षारीय होता है। अब समझिए अग्नाशय में कौन कौन से एंजाइम थे, ट्रिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज। ट्रिप्सिन प्रोटीन का, एमाइलेज स्टार्च का, और लाइपेज वसा का पाचन कर रहा था। पित्ताशय ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब 2 क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पे, अब अच्छे से समझ लो। एक होता है बाइल जूस फॉर्मेशन, पित्तरस का निर्माण, तो पित्तरस बनता लिवर में, सीधा पूछा गया है कि फॉर्मेशन ऑफ बाइल जूस, तो पित्तरस का निर्माण कहाँ हो रहा है, लिवर में, यकृत में। बहुत काम का है भाई साहब, बिजिएस्ट ऑर्गन है, सबसे व्यस्त अंग कौन सा है, लिवर। तो लिवर में क्या बना, बाइल जूस, और लिवर से ये बच्चू सा टंगा होता है गॉल ब्लैडर। ठीक है, लिवर जैसे लिवर यहाँ है, लिवर देखा है, ट्रायंगुलर होता है लिवर, लिवर से टंगा होता है कौन सा, गॉल ब्लैडर। पित्ताशय छोटू सा, तो लिवर में जो बाइल जूस बनता है वो पित्ताशय में आके स्टोर हो जाता है। और यहीं पे बेटा जब ये बाइल जूस जो है वो जम जाता है, तो बाइल जूस में कब जमता है, जब उसमें कोलेस्ट्रॉल होता है मेनली, तो इसके कारण पित्त की पथरी हो जाती है। हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं कि पित्ताशय की पथरी जो है वो किसके कारण, कोलेस्ट्रॉल के कारण होती है। तो 2 बातें क्या क्या याद रखनी है, फॉर्मेशन ऑफ बाइल जूस या बाइल जूस फॉर्मेशन, पित्तरस का निर्माण लिवर में, और स्टोर और बाइल जूस, तो बाइल जूस का संग्रहण कहाँ होता है, कहाँ पे, गॉल ब्लैडर, ये पित्ताशय में। और इसी की पथरी को हम क्या कहते हैं,
ठीक है, समझ में आ रही है बात। फिर बात करते हैं इसके अलावा। तो एब्जॉर्प्शन छोटी आंत में होता है। अब अग्नाशयी रस में ये जो ट्रिप्सिन, प्रोटीन, पॉलीपेप्टाइड, इससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वही है। अग्नाशयी मतलब क्या? पैंक्रिएटिक एमाइलेज स्टार्च का, लाइपेज वसा का, और प्रोटीन को किस में तोड़ेगी? ट्रिप्सिन। ठीक है, तो किस में? पॉलीपेप्टाइड में तोड़ देगी। पित्तरस याद रखिएगा, निर्माण यकृत में, भंडारण पित्ताशय में। ठीक है, अच्छे से क्लियर कट ध्यान रखिएगा, ये गलती नहीं होनी चाहिए। इसके बाद लैंगरहैंस। तो लैंगरहैंस की बात करें बेटा, तो देखिए लैंगरहैंस की दीपिका है। अभी हम बात कर रहे थे पेंक्रियाज की। तो पेंक्रियाज में जो अल्फा, बीटा, गामा और डेल्टा सेल पाई जाती हैं, उस प्लेस को कहते हैं आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस। क्या कहते हैं? लैंगरहैंस की दीपिकाएं, जिनमें अल्फा, बीटा, गामा और डेल्टा सेल जो हैं पाई जाती हैं। जो गोल सा मैंने बनाया था वो क्या था? आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस था। ठीक है, समझ में आ रही है। और आपको मैंने बता दिया कि बीटा सेल से इंसुलिन निकल रहा था, वहाँ से अल्फा से ग्लूकागॉन और डेल्टा से सोमैटोस्टैटिन हार्मोन जो है वो निकल रहा था। अग्नाशय को, अब अग्नाशय से जो रस निकलेगा, जैसे बाइल जूस कहाँ से निकल रहा है? अच्छा, गैस्ट्रिक जूस कहाँ से निकलेगा? गैस्ट्रिक जूस आमाशय से। ठीक है, तो आमाशय, गैस्टर भी बोलते हैं ना आमाशय को, तो आमाशय से गैस्ट्रिक जूस। और अग्नाशय से अग्नाशयी रस, तो पैंक्रियाज से पैंक्रिएटिक जूस, और लिवर से बाइल जूस। ये तीनों जूस जो हैं वो बढ़िया से पार्टी कराएंगे। तो तीनों जूस जो हैं वो भोजन के पाचन में सहयोगी होते हैं। ठीक है, अच्छे से ध्यान रखना है। एक स्वस्थ मनुष्य में बेटा 2 लीटर आंत रस होता है, और आंत से निकलेगा तो इंटेस्टाइनल जूस। ठीक है, तो इंटेस्टाइन से कितना जूस निकल रहा है? 2 लीटर। ठीक है, वसा का पाचन क्षारीय माध्यम में होता है। छोटी आंत के 3 हिस्से आपको बता चुके हैं, ड्यूडिनम, जेजुनम और इलियम। ठीक है, अत्यधिक कुंडलित होती है, 6 से 7 मीटर की होती है। और भोजन का अंतिम रूप से पाचन और अवशोषण कहाँ होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अब देखो ये इरिप्सिन, फिर वही इरिप्सिन प्रोटीन को पाचन करेगा तो अमीनो अम्ल में तोड़ देगा। माल्टोज, ठीक है, किसका करेगा? अब बेसिकली ये माल्टेज होना चाहिए, टोज नहीं, 2 बार नहीं होगा। माल्टेज जो होगा वो माल्टेज का पाचन कर देगा ग्लूकोज में। लैक्टेज किसका करेगा? लैक्टोज का पाचन कर देगा तो ग्लूकोज और गैलेक्टोज में। और लाइपेज जो है वो एमल्सिफाइड वसा का पाचन करता है फैटी एसिड में। और सुक्रेज किसका करेगा? ठीक है, तो यहाँ पर बस थोड़ा सा ये गलत लिखा है, ये माल्टोज नहीं है, ये क्या है? माल्टेज है ये। तो माल्टेज किसका करेगा? माल्टोज का। कुछ नहीं, जो जिसका है। लैक्टेज लैक्टोज का, लाइपेज क्या कर रहा था? लिपिड का। ठीक है, समझ में आ रहा है? सुक्रेज सुक्रोज का। कुछ नहीं है, बहुत सरल सरल सी चीज़ें। तो सुक्रोज किस में टूट जाती है? ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में। जबकि आपकी माल्टेज किस में टूट रही है? ग्लूकोज में। और लैक्टेज किस में टूट रही है? ग्लूकोज और गैलेक्टेज में। अंदर घुसे तो थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन हो सकता है, तो थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा कि जो माल्टेज है, माल्टेज क्या कर रहा है? माल्टोज का पाचन कर रहा है, और क्या बन रहा है? ग्लूकोज ही बन रहा है उससे। जबकि लैक्टेज से, लैक्टेज किसका पाचन कर रहा है? लैक्टोज का। ठीक है, और देखो आप अच्छे से जानते हो ये दोनों कैसे थे? डाइसेकेराइड है, तो इससे क्या बनेगा? गैलेक्टोज और ग्लूकोज। और ये दोनों मोनोसेकेराइड हैं, डाई से 2 मोनो बन गए। जबकि जब सुक्रोज का पाचन करते हैं, सुक्रोज क्या? शुगर केन वाली शक्कर, गन्ने की शक्कर। तो सुक्रोज का क्या होगा? तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज में टूट जाएगा। ये समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? लाइव में बेटा क्लियर है? तो ये हो गया। फिर बड़ी आंत में क्या है? 3 हिस्से हैं, सीकम, कोलोन और रेक्टम। तो सीकम, कोलोन और रेक्टम है। और यहीं पे क्या होगा बेटा? तो पानी का, जल का, खनिज लवणों का अवशोषण जो है वो यहीं पर होता है आपकी लार्ज इंटेस्टाइन में। ठीक, अब यकृत। यकृत पे हम बहुत सारी बातें ऑलरेडी कर चुके हैं। लिवर लार्जेस्ट ग्लैंड, ऑर्गन नहीं, लार्जेस्ट ऑर्गन स्किन है। सबसे बड़ा अंग जो है वो त्वचा है, जबकि लिवर क्या है हमारा? लार्जेस्ट ग्लैंड है। ध्यान रखिएगा अच्छे से। ऐसा नहीं कि लिवर ऑर्गन नहीं है, लिवर ऑर्गन तो है, लेकिन लिवर लार्जेस्ट ऑर्गन नहीं है। लार्जेस्ट ऑर्गन क्या है? दोनों क्वेश्चन आ चुके हैं। लार्जेस्ट ऑर्गन स्किन, सबसे बड़ा अंग त्वचा,
लेकिन सबसे बड़ी ग्रंथि है ग्लैंड, तो लार्जेस्ट ग्लैंड लिवर, ठीक है, याद रखेंगे। वयस्क मनुष्य में लगभग ये 1.5 किलो के आसपास का होता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बीइंग, पित्त का उत्पादन कर रहे थे, तो बाइल जूस फॉर्मेशन यही हो रहा था। अमीनो अम्ल का विनियमन करेंगे, यूरिया याद आ रहा है, फॉर्मेशन ऑफ यूरिया कैसे हो रहा था, तो जो प्रोटीन का पाचन हो रहा था उससे अमोनिया बन रही थी और अमोनिया को ये यूरिया में कन्वर्ट कर रहा था। ये आ गया ग्लाइकोजेनेलिसिस यानी ग्लाइकोजन का टूटना। हेपेरिन और फाइब्रिनोजन प्रोटीन का उत्पादन भी लिवर में होता है, ठीक है, और शरीर का ताप बनाए रखने में भी लिवर सहयोग करता है। ठीक, क्लियर हो गया आपका। तो ये आपकी लिवर की बात हो गई। अब एक होती है अपेंडिक्स, तो वापस आ जाओ इस वाले डायग्राम पर। ये जो है ना बेटा यहाँ, तो यह एक छोटा सा पार्ट होता है, क्या होता है, छोटा सा पार्ट होता है। ये ना वेस्टिजियल ऑर्गन है, अवशेषी अंग, लेकिन कभी कभी कुछ लोगों में थोड़ा सा ये एक्टिव रह जाता है, तो वहाँ पर अगर कोई कण चला जाए या फूड पार्टिकल फंस जाता है तो अपेंडिक्स में दिक्कत होती है, तो उन्हें क्या हो जाती है, अपेंडिक्स का बहुत तेज दर्द होता है। पूरा नाम है इसका बर्मी फॉर्म अपेंडिक्स। तो इस तरीके की होती है ये, बिल्कुल कीड़े जैसी, तो इसीलिए क्या बोलते हैं, कृमि रूप परिशेषिका। एक वेस्टिजियल ऑर्गन है, इसमें इन्फेक्शन होता है तो इसको काट के बाहर निकाल देते हैं, क्योंकि कोई बहुत ज़्यादा उपयोगी ऑर्गन नहीं होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये क्या है, इसका नाम कृमि रूप परिशेषिका है, वेस्टिजियल यानी अवशेषी अंग का उदाहरण है और सीकम से जुड़ा होता है। तो सीकम जैसे ऐसे गया तो इसका कॉर्नर वाला जो पार्ट होता है ऐसे ऐसा समझ लो आप, तो यहाँ ये लगी होती है और ये सीकम है, और यहाँ आपसे क्या जुड़ रही थी, यहाँ स्मॉल इंटेस्टाइन की जेजुनम जुड़ रही थी, तो ये सीकम वाले पार्ट पर लगी होती है क्या, आपकी अपेंडिक्स। ठीक है, ध्यान रखेंगे अच्छे से। तो ये हो गई बात हमारी। सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। पित्ताशय की पथरी कोलेस्ट्रॉल से बनी होती है, कुछ जगह और कुछ चीज़ें लिखी हो सकती हैं, आपको कोलेस्ट्रॉल ही आंसर करना है। ये ना हो तो फिर कैल्शियम ऑक्जेलेट। ठीक है, पित्ताशय में बनी पथरी वसा के पाचन को प्रभावित करती है। इंसुलिन हार्मोन की कमी से अभी क्या हो रहा था, डायबिटीज मेलाइटस यानी मधुमेह हो जाता है। इंसुलिन के खोजकर्ता वेंटिंग थे, कौन थे, वेंटिंग, ध्यान रखिएगा। और ग्लूकोज को एथेनॉल में परिवर्तित करने वाला एंजाइम कौन सा है, तो जाइमेज है। तो ग्लूकोज को किस में, एथेनॉल में परिवर्तित करता है। एंजाइम कैसे होते हैं, तो बायो कैटलिस्ट होते हैं, और इनकी प्रकृति कैसी है, तो प्रोटीन है। तो पूछा जाता है एंजाइम का नेचर क्या होता है, नेचर प्रोटीन है, और है कैसे, तो बायो कैटलिस्ट यानी जैव उत्प्रेरक होते हैं। आप देखिए एंजाइम क्या कर रहे हैं, पाचन में मदद कर रहे हैं, तो उत्प्रेरित कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं चीज़ों को। दूध को पचाने वाला एंजाइम, ठीक है, तो रेनिन, पचाने क्या, पाए जाने वाला एंजाइम मान लो। अब तो लार में जल की मात्रा 99.5% होती है, तो जो सलाइवा होता है उसमें 99.5%, ठीक है, वाटर होता है। इसको आप ध्यान रखिएगा। अब क्या पढ़ा है, चलो कल देखेंगे, अब रहने दो, फिर हो नहीं पाएंगे इतनी जल्दी विटामिन। समझ में तो आ गया ना यहाँ तक, ऐसा तो नहीं है किसी को कोई दिक्कत हो रही हो। कल पढ़ लेंगे विटामिन और खनिज लवण, कल हम कंप्लीट कर लेंगे। लाइव में किसी का कोई क्वेश्चन है यहाँ तक तो बताइए।